नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज की चर्चा थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग फॉर्मेट में है। आप देख रहे होंगे मेरे सारे सहयोगी वो रिपोर्टर्स जो लगातार जंतर मंतर से इस समय जो आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको कवर कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सारे लोग आज चर्चा में अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे, बताएंगे और उस आंदोलन की दिशा के बारे में भी बताएंगे। आंदोलन किस तरह से चल रहा है, कौन लोग उसको लीड कर रहे हैं और कहाँ जाता हुआ दिख रहा है। इस बीच में पिछले एक हफ्ते के दौरान बहुत कुछ ऐसा घटा है जिसके बारे में इनको ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि ये लोग वहाँ पर लगातार ग्राउंड से रहकर हम तक खबरें पहुँचा रहे थे, आप तक पहुँचा रहे थे। तो बहुत छोटा छोटा जल्दी से परिचय करा दूं मैं इन लोगों का। समर्थ मेरे बगल में हैं, अनमोल है, आकांक्षा है, अवधेश है और बसंत है। बसंत आपको इस हफ्ते की सुर्खियां बताएंगे, लेकिन उससे पहले बस 2-3 छोटी छोटी बातें आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं और इसके बाद ये माइक जो है वो मैं बसंत के हवाले कर दूंगा। लेकिन पहले 2-3 बहुत ज़रूरी चीज़ें। न्यूज़ लॉन्ड्री के ऊपर इस समय कुल 29 कानूनी मसले चल रहे हैं। अलग अलग लोगों ने लीगल नोटिसेस भेज रखी हैं और इन तमाम नोटिसेस के नज़रिए से हमें कम से कम अब तक 200 से ज़्यादा, 250 के आसपास हियरिंग हो चुकी हैं, कोर्ट अपीयरेंस हो चुके हैं हमारे। और आपको पता है बहुत सारे केसेस इसमें फजूल के हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे केसेस हैं जो कि जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन वो केसेस हमारे ऊपर डाले गए हैं और उसका निपटारा कानूनी तरीक़ों से ही होगा। और इस तरीके से निपटने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को संसाधनों की ज़रूरत है, हमें कुछ रिसोर्स की ज़रूरत है। और आपको पता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से, भरोसे से चलता है, क्योंकि हमें किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं चाहिए। ना तो हम किसी कॉरपोरेट का विज्ञापन लेते हैं, ना ही किसी सरकार से विज्ञापन लेते हैं। और ये हमारी एक सोची समझी पोजीशन है, क्योंकि हमारा मानना है कि विज्ञापन पर आधारित जो पत्रकारिता है, विज्ञापन के रेवेन्यू पर जो आधारित पत्रकारिता है, उसमें बहुत सारे समझौते निहित होते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री कोशिश करता है कि वो विज्ञापन के इस दबाव से पत्रकारिता को आज़ाद रखकर अपनी पत्रकारिता कर पाए। हम अगले कुछ दिनों में, हमारी कोशिश है कि हमें आप जैसे जो लोग लगातार पिछले 12-13 सालों से न्यूज़ लॉन्ड्री को आगे बढ़ाते आए हैं, पुश करते आए हैं, समर्थन करते आए हैं, वो लोग ऐसे नए 500 सब्सक्राइबर हमें मिलें, ताकि हम अपने इन तमाम कानूनी मसलों को झेलते हुए, इनको निपटाते हुए अपनी पत्रकारिता को जारी रख सकें। 500 रिकरिंग सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए, हमारा लक्ष्य है अगले कुछ दिनों में बनाने का। रिकरिंग सब्सक्राइबर्स मेरा मतलब जो हर महीने हमें छोटी से छोटी जो भी रकम है, जो भी आप सब्सक्रिप्शन की जिस भी कैटेगरी में को आप चुनें, वो रकम हमें दें और हर महीने आप एक नियमित सब्सक्राइबर के तौर पर हमसे जुड़ें। ये हमारी कोशिश है। उम्मीद है कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री के इस कानूनी लड़ाई में मददगार बनेंगे, सहायक बनेंगे। और कुछ नई चीज़ें जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने जो हमारा थीम है, जिस पर सारी की सारी न्यूज़ लॉन्ड्री की बुनियाद पड़ी है, पूरी ये कि 12 साल का जो सफ़र तय हुआ है, वो इसी एक लाइन के नीचे, आई पे टू कीप न्यूज़ फ्री, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। यानी आप खर्च करते हैं तब हमारी पत्रकारिता आज़ाद रहती है, वरना मैंने शुरुआत में जो बताया कि बहुत सारे उसके ख़तरे निहित हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री का ये जो टैगलाइन है, इस पर हमारा सब्सक्रिप्शन इस समय, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ये स्टिकर हम फ्री भेज रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। पे टू कीप न्यूज़ फ्री का वो सारे स्टिकर्स जिन्हें आप अपनी गाड़ियों पर, अपने फ्रिज पर और तमाम जगहों पे जहां आपको लगे कि ये इस पूरी मुहिम में, इस पूरे एक पत्रकारिता की एक जो नई मुहिम है, इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। आप अगर हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं तो हमें subscription@newslaundry.com पर भेज दें सिर्फ अपना एक संदेश, छोटा सा 2 लाइन का, और हम आपको ये स्टिकर्स पहुंचा देंगे। और साथ में वो लोग
जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं अभी तक, उनके लिए भी ये स्कीम है। वो चाहें तो न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उनको 20% की हर सब्सक्रिप्शन के हमारे जो अभी कैटेगरीज़ हैं उसमें 20% की छूट मिलेगी। और साथ में ये सारे स्टिकर्स भी मिलेंगे जिनको आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, खुद अपनी गाड़ियों पर जहाँ पे भी चाहें आप इन स्टिकर्स का इस्तेमाल करें और इस पूरे अभियान को और बड़ा और बेहतर बनाने में मदद करें, जो पत्रकारिता का एक अभियान है। और बस ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जिन्हें आपसे मुझे साझा करना था। उम्मीद है कि आप हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं, थोड़ा मैंने बताया जैसे कि आपको बहुत अलग तरह का ये इस बार की चर्चा है और हम ख़ास कर बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर। पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ है दिल्ली में संसद मार्च के दौरान, उनके ऊपर जो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पुलिस के लोग भी इसका कुछ हिंसा का शिकार हुए। उसके अलावा कहाँ बात पहुँची है, किधर जा रही है, ये तमाम चीज़ें आज हमारी बातचीत के केंद्र में होंगी और उन लोगों के ज़रिए होंगी जिन लोगों ने लगातार इस पूरे कवरेज को अंजाम दिया है, दिन दिन रात रात वहाँ पर रुक कर। तो आज मैंने इन लोगों से पहले ही कह दिया था कि आज दिन में सोना नहीं, रात में भले थोड़ा सा जग लेना एक्स्ट्रा। तो इस हफ्ते की जो हेडलाइंस हैं, मुख्य खबरें हैं, एक बार बसंत बताएंगे और फिर हम अपनी इस चर्चा को शुरू करेंगे। जो पहली जरूरी है वह है नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिनों बाद अपना अनशन समाप्त कर लिया है। वहीं सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से कहा गया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। इसी बीच गुरुवार देर रात को लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई होगी और जल्द ही कड़ा कानून लाने के लिए विधेयक पारित किया जाएगा। वहीं इसी बीच यानी आज शुक्रवार को जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच बातचीत हुई है। बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर यानी शनिवार तक का समय मांगा है। वहीं 2 बातें मान ली गई है, जिसमें पहली मांग थी कि जिन छात्रों ने नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड किया है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और इस पूरे जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के बाद जो FIR दर्ज हुए हैं उसमें छात्रों का नाम है वो वापस ले लिया जाए। तो 2 बातें इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस्तीफे पे अभी बात होना बाकी है। वहीं इसी सप्ताह जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल ही रहा था तो राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने बैठ गए, जहां से उनको डिटेन किया गया। कई घंटों बाद उन्हें छोड़ दिया गया। एक चीज़ मैं जानना चाहता था बसंत आप लोगों से, ये मैं आज ये अभी देख रहा था खबर, तो 2 जगह 2 तरह की खबरें थी। एक तो कहा गया कि सरकार के जो दोनों नुमाइंदे हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, ये लोग से मुलाकात के बाद इन्होंने ये जो तीसरी मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस पर इन लोगों ने कहा है कि 24 घंटे का हमें वक्त दीजिए। और मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा था, तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको थोड़ा उलट के अलग तरीके से लिखा है कि CJP ने 24 घंटे की मोहलत दी है। अब ये दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं, तो कुछ क्लैरिटी है क्या कि इसमें क्या CJP ने 24 घंटे की वार्निंग, तो मतलब एकदम दूसरी बात हो गई ना कि हम फिर 24 घंटे बाद कुछ करेंगे या कुछ दूसरा एक्शन लेंगे, या फिर सरकार ने खुद ही कहा 24 घंटे बाद। तो ये कुछ क्लैरिटी है इन दोनों चीज़ों में? जो आशुतोष राका का बयान है उसमें बोला कि सरकार ने 24 घंटे का समय मांगा है, साफ, ये उनका साफ है। ठीक है जी। इसके अलावा अभी जब देश जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है पेपर लीक को लेकर, इसी बीच उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सामने आया है। एक प्रोफेसर ने ही कॉलेज के पेपर आउट किया, 90% जो सवाल थे वो मैच हो गए, जिसके कारण प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अगर यूपी की बात करें तो गंगा, यमुना समेत कई नदियां उफान पे है। सोनभद्र में कन्हर बांध की गेट को खोलने पड़े हैं क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया और कई जगहों पे रेड अलर्ट जारी है। उसके अलावा अमेरिका ने फोर्स्ड लेबर से जुड़े आयात नियमों के तहत भारत सहित 17 देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज से लागू हो चुका है।
वहीं फ्रांस में गर्मी के कारण जो पिछले दिनों तस्वीरें आई थी, भारतीय मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इससे हज़ारों लोगों की मौत हुई है, जिससे जलवायु परिवर्तन और हीट वेव में वैश्विक चिंता बढ़ गई है। तो ये इस सप्ताह हमारी जो सुर्खियां हैं ये रही। बाढ़ की हालत आपने जिक्र किया, अब कई जगहों पे असम में बड़े बुरे हालत हैं बाढ़ से, और वहाँ पर करीब 5 से 6 लाख के बीच आबादी इस समय बाढ़ की त्रासदी से गुजर रही है और डिस्प्लेस होनी हुई है। तो ये भी एक हेडलाइन थी हमारी। हम बातचीत करेंगे चर्चा के अगले कुछ हिस्सों में, लेकिन आज जो हमारी बातचीत है वो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से। आप लोगों को पता है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया था, और इसमें पूरे देश से युवा और उनके समर्थक परिजन इकट्ठा हुए। और हालांकि बड़ा उस दिन की जो हालात थे वो बड़ा क्योटिक, बड़ा अराजकता भरा रहा। तो एक चीज़ उस दिन जो निकल कर हमारे सामने आई, वो हमने देखा ऐसा कि बहुत क्लैरिटी, क्लियर डायरेक्शन, लीडर सामने से उनको कोई भीड़ को रास्ता दिखाने वाला, उसको गाइड करने वाला कोई लीडरशिप नहीं दिखी सीजेपी की। इस पर आप लोगों की क्या राय है, और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे आप लोगों को क्या बातचीत में समझ में आया? बसंत जी, हम लोग मैं देर रात, पिछले 2-3 दिन से तो हम रात भर वहीं रह रहे थे, लेकिन उस दिन मैं 3 बजे रात को पहुंचा, और 3 बजे रात से ही भीड़ एकदम, मतलब पैर रखने का जगह नहीं था। 5 बजे करीब में पहली बार जो पहला बैरिकेड था संसद मार्ग की तरफ, उसे छात्रों ने तोड़ दिया, जो बाहर से सीपी की तरफ से आ रहे थे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, तब भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में पुलिस ने उसको बैरिकेड को ठीक किया, उसको वेल्डिंग कर दिया गया, लेकिन तभी लग गया था कि भीड़ अब जो कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके हाथ से निकल चुका है। अच्छा। इधर 9 बजे का टाइम था, 9 बजे जाना है, लेकिन कोई पत्रकारों को भी नहीं बताया गया था कि रास्ता क्या होगा। सब अपने अपने मैप से चल रहे थे, पत्रकार को भी नहीं पता मतलब था मार्च का रूट कुछ नहीं था। कुछ हमें, मतलब जर्नलिस्टों को नहीं बताया गया था कि रूट क्या होगा। इसी बीच खबर आई कि मुलाकात की बात हो गई है, कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी और जेपी नड्डा के बीच बातचीत होगी। तो जो सुनने में आया कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने मार्च को थोड़ा रोकने की बात कही, लेकिन स्टेज पे ना उतना अच्छा माइक है, ना उतना आपने वहाँ पे अपने लोग लगा रखे कि बात पहुँच जाए। 9 बजे के करीब में लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिया पहला, ठीक है, वो दूसरे बैरिकेड पे पहुँच गए। और एक प्रोटेस्ट, मतलब अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहा था। एक प्रोटेस्ट संसद मार्ग से आया जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचा है, एक प्रोटेस्ट था जो जंतर मंतर के स्टेज के पीछे जिधर दीपके मौजूद थे, कुछ लोग कहीं और से घुस रहे थे। तो कोई लीडरशिप नहीं था, मतलब अगर मान लीजिए स्टेज कंफ्यूजन, कोई आगे रहता है, वो बोलता है रुक जाओ नहीं तोड़ना है, हमारी बातचीत चल रही है सरकार से, कोई नहीं था। लोग अपने, मतलब अनमोल ने तो एक ऐसा दृश्य देखा जो ना मजाकिया था कि लोग कहाँ से कहाँ घूम जा रहे थे, तो वो अलग ही दृश्य था। अगर हम बात करें जो प्रोटेस्ट साइट के स्ट्रक्चर की, तो वो ऐसे, ये जनपथ रोड है, इस तरफ संसद रोड है, बीच में टॉलस्टॉय रोड है, जहाँ पर वह डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। तो वो प्रोटेस्ट साइट से जितने लोग निकले, ऐसे जाके टॉलस्टॉय रोड से सामने संसद मार्ग है। जैसा बसंत जी ने बताया कि पहला बैरिकेड तोड़ दिया, दूसरा तोड़ दिया, तो तोड़ के और आगे गए। तो हम संसद मार्ग पर आगे जाते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, तो वहाँ पे आता है संसद मार्ग पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के ठीक पहले बैरिकेडिंग थी, तीसरे लेयर की, और वही बैरिकेडिंग के बगल से फिर एक रास्ता जाता है जो पीछे के साइड जनता मंतर प्रोटेस्ट साइड पे आ जाता है। तो घूम के लोग वहीं आ जा रहे हैं। यहाँ भी बैरिकेडिंग था। तो यहाँ से जो लोग मार्च करते हुए आए इनिशियली, तो उन्होंने पुलिस से पूछा कि ये संसद मार्ग जाएगा। पुलिस ने कहा जाएगा, तो वो तोड़ के वापस वो पीछे आ गए, जंतर मंतर ही उसको तोड़ के बैरिकेडिंग को। तो मैं वहाँ था, तो मैं हंसने लगा कि आपने ऐसा क्यों किया। पुलिस वाले से पूछा, कर तो मैं क्या बताऊँ कि जाओ उधर है। मैं क्यों बताऊं। तो मतलब कि एक अफरा तफरी और कंफ्यूजन की स्थिति रही पूरे दिन। दिशाहीन था सर, दिशाहीन था। समर्थ, दिशाहीन तो था। और एक चीज़ जो 20 जून से लेके 20 जुलाई तक इंटरनेट बंद नहीं किया गया था, जैमर्स थे, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप ने भी, वॉलंटियर्स ने भी एंटिसिपेट नहीं किया कि उस दिन पूरा का पूरा 4-5 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये लोग सारा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे व्हाट्सएप पे, तो उस वजह से ये किसी को बता नहीं पाए कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है।
मतलब जो कम्युनिकेशन के साधन थे वही ठप हो गए। हाँ, और कुछ 4-5 वॉकी टॉकीज थी सिक्योरिटी वालों के पास, पर जहाँ 30,000 की भीड़ आ रखी है वहाँ पे इट वाज नॉट इनफ, वो बैटरीज भी ड्रेन कर गई थी। तो हमसे ही इनफैक्ट कई सारे लोगों ने पूछा कि भाई आप मीडिया वाले हो, आप हमें बताओ कहाँ जाना है। उनको खुद ही नहीं पता था लोगों को। तो उस वजह से 2-3 मार्चेस अलग अलग निकली हैं, विच इज़ वाई जब दूसरा बैरिकेड तीसरा बैरिकेड जब पहुंच के पटेल चौक पे पहुंचे तो लाठी चार्ज होना शुरू हुआ, टीयर गैस होना शुरू हुआ। तो कम्युनिकेशन गैप था। और दूसरा चीज़ ये भी है कि अभी तक सरकार ने आपसे बात नहीं करी है। आज आपको जेपी नड्डा बुला रहे हैं, आशुतोष रंका, सौरव दास मिलने गए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह से चाल है सरकार की कि आपको जहां मार्च लीड करना है 9 बजे, आपने सबको बुला लिया, वहां आप 11 बजे मैदान छोड़ के गायब हो गए। हाँ, गायब हो गए। 10:30 बजे भी आ रहा है कि भाई सोनम वांगचुक कब रिलीज कर दीजिए, तब हम डिसाइड करेंगे मार्च निकालना है नहीं निकालना। तो ये तो मतलब स्ट्रेटेजिकल चूक रही। हाँ, कंफ्यूजन भी था, कम्युनिकेशन गैप भी था। और वो 4 घंटे वहाँ रोक के भी रखा उनको, तो जिससे क्लियर होता है कि ये तो बात है कि लीडर लेस था पूरा ये। तो जब ये लोग मॉब जब निकल रहा था संसद मार्च की पार्लियामेंट की तरफ को, तो जब बैरिकेटिंग लगे तो ये जत्थों में बदल गया। और इसका नुकसान ये हुआ जत्थों का कि वो लड़के 50 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, तो पुलिस ने उनको इजीली टारगेट किया। जैसे मैंने ये स्टोरी करी जो एम्स में लड़का है जिसको बोला जा रहा है कि पैलेट गन का उसको मारा गया, वो लड़का लीड कर रहा था उस आंदोलन को। उसके पीछे 60-70 लोग थे। तो पुलिस को लगा ये नेता है, ये टारगेट कर रहा है, इसके हाथ में फ्लैग है, उसको टारगेट किया गया। तो ऐसे ही हमारी 4-5 लड़कों से मुलाकात हुई जो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। हॉस्पिटल में मैं गया, जैसे RLM हॉस्पिटल में था, रात को मैं रात भर उधर ही था। तो मुझे अलग अलग डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने बताया कि मतलब यहाँ पर जो है वो 250 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो वहाँ पहुँचे थे और उनके लिए एक अलग से वार्ड बना दिया था। मतलब जो एक कॉमन वार्ड था वहाँ से उनको कहीं और शिफ्ट करके दूसरे मरीजों को इनके लिए बना दिया गया था। तो वहाँ मेरी कई उनसे बातचीत हुई, तो वो भी बोल रहे थे कि मैं सबसे आगे चल रहा था, मेरे पीछे 50 लोग थे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता था, क्योंकि वो लड़के बाहर से आए हुए थे। इससे पहले क्या हो रहा था, दिल्ली का मॉब था वहाँ पर, तो दिल्ली का था तो भीड़ भी कम थी। लेकिन उससे पहली रात, एक दिन पहले से दिल्ली के बाहर के लोग बहुत आ गए थे। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के बहुत थे, सहारनपुर, बिजनौर, इधर रामपुर, बहुत स्टूडेंट्स आए थे। तो ये नुकसान, जत्थों वाला जो नुकसान हुआ, ये बच्चों को भुगतना पड़ा और इसकी वजह से काफ़ी चोट भी आई और फिर वो अस्पताल में पहुंचे। आकांक्षा, आपने क्या देखा? तो जब मैं बैरिकेड के जो फर्स्ट बैरिकेड था, जब वहाँ के पीछे खड़ी थी, तो कुछ वॉलंटियर्स वहाँ से अंदर से आए थे। एक बार कि उन लोगों के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ, वो लोग एक ह्यूमन चेन बनाए। बट जब मैंने उनसे पूछा कि क्या है क्या नहीं है, बट उनके पास वो भी क्लूलेस थे कि हमें आगे बढ़ना है या क्या करना है क्या नहीं। और फिर एक ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स को मैं फॉलो कर रही थी जो संसद मार्ग से फिर पालिका बाजार होके बाबा खड़क सिंह मार्ग होके गए थे। वो लोग पूरा क्लूलेस थे, बट उनमें से कोई नारेबाजी करना स्टार्ट करते थे और ग्रुप ऑफ लोग बैठ जाते थे, फिर बोलते थे कि हम लोग इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे। वो लोग भी क्लूलेस ही थे, बट अपने ही बीच में वो नारेबाजी करते थे। और पुलिस, जैसे कि अवधेश जी ने कहा, उन्हीं लोगों को ज़्यादा टारगेट करती थी जो मेजर झुंड से जो लोग एक झुंड में रहते थे, मतलब 50-100 लोगों में रहते थे, छोटे छोटे हिस्सों में रहते थे। आपने कवर किया अनमोल लोगों के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ, आप सब लोग अलग अलग जगहों से वहाँ पर कवर कर रहे थे समझ। मैं ये समझ, कुछ कंक्लूसिव तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या पॉइंट था जहाँ से वायलेंस की शुरुआत हुई? प्रोटेस्टर्स ने शुरू किया या पुलिस ने शुरू किया? कुछ कहीं आइडेंटिफाई करने की स्थिति बनी कहीं से कि पहला इधर से पत्थर चलाया इन्होंने या उधर से कोई लाठी आई? क्योंकि हम ये देख रहे थे बहुत सारे लोगों, इतना क्योस था और इतना कन्फ्यूज़न था कि 50 तरह के वीडियो आ रहे हैं। शादी वर्दी में पुलिस वाला लाठी मार रहा है, वर्दी वाले मार रहे हैं, वर्दी वाले को कुछ लोग पीट रहे हैं भीड़ में पकड़ के, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ आप लोग कहीं से कुछ ये कर पाए कि पहला यहाँ से शुरुआत हुई और जिसके बाद धीरे धीरे वायलेंस फैला जिसमें पीटा गया? हम लोग तो मौजूद थे, बसंत जी भी थे। जो पहला लाठी चार्ज हुआ वो सेकेंड लेयर की बैरिकेटिंग पर हुआ। बेसिकली टॉलस्टॉय रोड का जो बैरिकेटिंग टूटा, जस्ट बगल में सेकेंड लेयर का बैरिकेटिंग है जो संसद मार्ग पे है। तो जो फर्स्ट वाला थोड़ा, तो वहाँ तो पुलिस ने नहीं किया लाठी चार्ज या किसी तरह का। सेकेंड वाले में जो लोग भी पहले थोड़े लोग उसको क्रॉस कर रहे थे, टूटा भी नहीं था वो, उसके बगल से साइड से निकल के, वो छोटा बैरिकेड था जो नॉर्मल होता है। पहला वाला तो 8 फीट, करीब 8 फीट का वो बड़ा वाला जो लगाया इन लोगों ने वो था।
सेकंड वाले को, ऊंचा वाला हाँ, जिसको वेल्डिंग भी किया था। वेल्डिंग किया था वो सब तोड़ दिया वो तो। लेकिन जो सेकंड वाला था वो नहीं, ऊंचा वाला नहीं था, वो नॉर्मल रेगुलर बैरिकेटिंग जो होती है हर जगह हम देखते हैं वैसा था। तो उसको लोग क्रॉस कर जा रहे थे, कूद जा रहे थे। तो वहाँ से जो कूद रहा था उसको पुलिस कुछ को लाठीचार्ज करती थी और कुछ को डिटेन करती थी, मतलब वहाँ मारती थी और फिर डिटेन करके पीछे सारी बसेस खड़ी थी वहाँ पे ले जाती थी। और वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ पुलिस ने जब बल प्रयोग करना स्टार्ट किया। मतलब सेकेंड बैरिकेड से ही तोड़ने के बाद शायद पुलिस को ये लगा कि यहाँ से अब वो डेंजर जोन है जहाँ से पार्लियामेंट पे पहुँच जाना आसान होगा और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस को शायद इंस्ट्रक्शन रहे कि पार्लियामेंट तक तो नहीं पहुँचने देना है जो भी प्रदर्शनकारी हैं। हाँ, लेकिन जब जो सबसे ज़्यादा यहाँ तो नॉर्मल लाठी मार के भगा दे रहे थे, ऐसा नहीं कि उधर भगा रहे थे, इधर की तरफ डिस्पर्स कर देते मतलब उनको अलग करने की कोशिश थी। लेकिन जब तीसरे बैरिकेड पे जब चीज़ें ख़राब हुई और वहाँ कुछ पत्थरबाजी भी हुई है, जो बगल में एक शहीद भगत सिंह का एक म्यूजियम टाइप का है थाने के बगल में, वहाँ से कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। और उसके बाद पुलिस ने बड़े चालाकी से, जो हमने देखा कि कुछ लोगों को बाहर जाने दिया तीसरे बैरिकेड से, क्योंकि अगर वहाँ पे पुलिस लाठी चार्ज करती या कुछ भी होता तो स्टैम्पेड होता। क्योंकि पूरा वहाँ अगर एनडीएमसी के सामने जो चौराहा है और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है पूरा भरा हुआ था, एकदम ऐसे हो गया था। 1-1.5 घंटा तक वहाँ बैठाए रखा और उन्होंने चालाकी से कुछ लोगों को बाहर किया इधर चौराहे की तरफ, पटेल चौक चौराहे की तरफ, देन लाठी चार्ज किया। और जो मुझे जानकारी मिली कि पहला आंसू गैस का गोला प्रेस क्लब के सामने मारा गया, एकदम पार्लियामेंट के मतलब 200-300 मीटर दूर थे प्रोटेस्टर, कुछ प्रोटेस्टरों का ग्रुप था। तो पहला आंसू गैस का गोला वहाँ छूटा, देन इधर छूटा, जो मुझे जानकारी मिली। मैं वहाँ था नहीं, लेकिन मुझे जर्नलिस्टों ने बताया। मुझे भी वहाँ से कॉल आया था एट द सेम टाइम जब ये हम लोग पटेल चौक की बात कर रहे हैं, कुछ लोग उधर चले गए थे। कॉल वही आया कि मुझे भी वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर अनमोल टीयर गैस छोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगा कि क्योंकि पैक्ड था, पैदल ही चल के जाना था, तो और क्राउड बहुत था, पुलिस और थी, बैरिकेडिंग थी, तो चल के जाना टाइम टेकिंग था। बट उस बीच फिर पटेल चौक पर भी टीयर गैस हुई जहाँ पर समर्थ मौजूद थे, आकांक्षी थी, वहाँ पे ज़्यादा स्टार्ट हुआ उसके बाद से। हाँ, सो सेकंड बैरिकेड तोड़ने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सब बैठे हुए थे, वहाँ पे फिर चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। उन्होंने वो बैरिकेड तीसरा वाला खुलवा दिया। वहाँ से लोग आगे बढ़े, फिर जो पटेल चौक है, पटेल चौक क्रॉस करके जब फोर्थ बैरिकेड था, इस बैरिकेड के आगे कोई नहीं जा पाया। फोर्थ बैरिकेड के आगे कोई नहीं जा पाया। वहाँ पे फाइनली प्रोटेस्टर जब खड़े हुए थे तो पुलिस ने पहले लाठी चार्ज करा इधर उधर से, उनको बार बार पीछे पुश बैक कर रही थी। फिर फाइनली मैंने फर्स्ट जो टीयर गैस देखा वो वहाँ पे था, वहाँ पे टीयर गैस फायर करना उन्होंने पटेल चौक पे। तो लोग कुछ इधर भागे, कुछ वापस संसद मार्ग पे भागे, और वहाँ से फिर पुलिस जो है टीयर गैस की वैन लेके लाठी चार्ज करते हुए वापस पटेल चौक से पूरा सीपी तक सब प्रोटेस्टर्स को लेके गई है। जंतर मंतर पे भी टीयर गैस फायर करा। तो दैट इज़ व्हाट आई विटनेस। ये कम से कम 1-1.5 घंटा चला है। और फिर अल्टीमेटली पालिका बाजार एरिया में वहाँ सारे ऊपर पार्क पे चढ़े हुए थे, वहाँ पे भी टीयर गैस फायर किया। फिर पुलिस सबके पीछे भाग रही थी पकड़। हाँ। और फिर उसके बाद जनपद पर मतलब सीपी पहुंच गए लोग। हाँ। पटेल चौक के बाद वो लोग वही अशोक रोड में भी 2 बार टीयर गैस होके फिर रोड ब्लॉक कर देते पूरा। एक पुलिस की गाड़ी को भी पूरा ब्लॉक कर दिया, उसके सामने बैठ गए कि जाने ही नहीं देंगे उधर भी। फिर उसके बाद लाठीचार्ज वहाँ पे भी एक बार। तो ये सब में पूरा दिन बीत गया। शाम को आप लोग फिर से जंतर मंतर पे थे और वहाँ पर जो हुआ ये लग रहा था कि पूरा मोमेंट करीब करीब ख़त्म हो गया। उन्होंने पूरा जो मंच था जिस पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे, जो सीजेपी का मंच था, वो डिसमेंटल कर दिया फोर्सेस ने। उसके बाद क्या हुआ था थोड़ा सा अगर आप लोग बताएं। जब मैं प्रोटेस्ट इधर हमने रिकॉर्डिंग कर ली तो फिर हम जंतर मंतर की तरफ बढ़े। तो एक गाड़ी खड़ी थी जिसपे दीपके खड़े थे, आशुतोष थे और सोनम वांगचुक की पार्टनर थी। तो ये लोग बोल रहे थे, इनको बच्चे हुट कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़ी सफलता मिल गई। छात्रों ने कहा कि क्या सफलता मिली है, इस्तीफ़ा तो हुआ नहीं। फिर यहाँ बहस चल रही तो हम सोचे चलो देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। वहाँ हम जब गए तो पूरा जो मंच के अलावा पूरा ऊपर से धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए टेंट लगा था, सब तोड़ दिया गया था। मंच को तोड़ दिया गया था। सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर संविधान की प्रति बची हुई थी। और हमें अंदर जाके P2C नहीं करने दे रहे थे पुलिस वाले कि आपको एक पूरा बैरिकेड था, उसके आगे नहीं जाने दे सकते,
भगा दिया सारे पत्रकारों को कि ये ब्लॉक हो गए, यहाँ कोई नहीं जाएगा। हमने दूसरे शॉट बनाया, अपना काम किया और चले गए। फिर मैं उधर से आया जनपद, जहाँ अनमोल थे। 6:30 बजे की बात है। 7 बजे मैं, अनमोल और आशीष और दूसरे साथी दिन भर क्या देखा था हमने, वो बात कर रहे थे। तब तक हमने देखा जनपद से क्राउड जाने लगा। हमने अपना शूट ख़त्म किया, पहुँचे वहाँ 8 बजे 2-3 हज़ार लोग पहुँच गए। मतलब हम 15 मिनट में, इधर सब शांत है, लाइट काटा जा चुका है, उधर फिर से आ गए लोग आ गए। और सोनम वांगचुक को जो पुलिस उठा के ले गए, उससे पहले जितनी भीड़ थी उससे, मतलब उस दिन भी जितनी भीड़ आई सोनम वांगचुक को जिस दिन ले गए थे, उससे ज़्यादा भीड़ थोड़ी देर में पूरा जंतर मंतर। और 10 बजे कॉकरोच जनता पार्टी को घोषणा करना पड़ा कि हम लोग अपना प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर स्टेज बना, फिर चीज़ें कंटिन्यू हुई। और इस प्रोसेस में एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि जनपद में मैं था, वहाँ पर टीयर गैस और लाठीचार्ज तो हुआ ही, लेकिन जनपद से जब वो भगाते भगाते गए तो जनपद के आगे आप चाहे जनपद रोड पे जाएं, चाहे उसके सामने रोड पे जाएं, किसी भी रोड पे जाएं, अंदर सीपी की सारी दुकानें बंद करवा के गलियों से निकाल के सबको खदेड़ा पुलिस ने, सारे प्रोटेस्टर्स को, कि घर जाओ हो गया तुम लोगों का। जो नहीं जा रहा था उसको लाठीचार्ज कर रहे थे, गाली गलौज, जो कि पुलिस का मॉडस ऑपरेंडी होता है। तो यहाँ शाम हो गई। इसके बाद का जो हिस्सा है रात का, वो पत्रकारों के लिए ज़्यादा मेहनत का काम था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले और उसमें बाद में सामने आई चीज़ें जिसमें स्प्लिंटर्स, यानी वो क्या कहते हैं, छर्रे लगे, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, शॉक बैटन का इस्तेमाल हुआ है, इक्का दुक्का मामले ऐसे सामने आए हैं। तो लोग हॉस्पिटल्स में गए पत्रकारों के लिए। अवधेश, आप हॉस्पिटल गए थे उस दिन रात में, तो वहाँ पे आपने क्या पहले दिन क्या पाया अवधेश? मैं शाम को उधर पहुंचा तो 9 बजे तक भी ये क्लियर नहीं था कि इस प्रोटेस्ट का होना क्या है। तो मुझे सौरभ दास मुझे मिले वहाँ पर। 9 बजे मैंने उनका इंटरव्यू किया कि मॉब जो है वो इधर उधर है और किसी को भी कुछ क्लियर नहीं है कि प्रोटेस्ट आगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। तो मैंने उनसे सवाल किए थे, तो सौरभ भी मुझसे रात को 9 बजे ये बोल रहे थे कि हम अभी 2-3 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं, जो सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं उनसे हमारी बात चल रही है, अगर वहाँ से रिप्लाई आ जाता है तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमको आगे करना क्या है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो कुछ घायल थे, इंजर्ड थे, वो वहाँ भी थे, प्रोटेस्ट साइट पे भी थे। अच्छा, वहीं मौजूद थे? वहाँ भी मौजूद थे, जिनको लगातार वो पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो होता है ना, वो वाली स्थिति, मरता क्या नहीं करता, वो वाली स्थिति थी। गुस्से में भी रहे होंगे। हाँ, तो पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार थे। तो तब उसके बाद मुझे लगा कि अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो मैं RML हॉस्पिटल गया। वहाँ पे एकदम मोबाइल निकालने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन लड़के बैठे हुए, तो मैंने कहा कि उनसे मिलना है और हमारे जानने वाले स्टूडेंट हैं कुछ का यहाँ पर, उनसे मिलना है। तो किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, तो वहाँ मैंने जो आइडेंटिफाई किया अलग अलग डॉक्टर से, अलग अलग स्टाफ से, वहाँ 250 समर्थक कहिए या छात्र कहिए वहाँ पर पहुँचे। मतलब उनमें से कुछ लोगों से बातचीत किया? हाँ, वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि मतलब उनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा था, खासतौर से MLC उनको बिल्कुल नहीं दी गई। 250 बच्चों में एक भी स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरा ये मेडिसिन चल रहा है या मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, वो सब ऐसे ही पड़े हुए थे। एक लड़की जैसे मुझे मिली, वो UPSC की तैयारी करती है, तो वो ना, उसको ठंड लग रही थी भयंकर, तो वो चिल्ला रही थी कि मुझे ब्लैंकेट दे दीजिए, तो कोई नहीं सुन रहा था वहाँ पे। तो उसके ब्लैंकेट की व्यवस्था हमने की वहाँ पे डॉक्टर्स को बोल के। कुछ लड़के भूखे थे, रात को 2 बजे था, एक लड़का भूख से कर रहा था कि मुझे खाना दे दीजिए, वो लेटा हुआ था, तो उसके लिए खाने की वहाँ पे व्यवस्था की जब हम लोग थे। तो अच्छी बात ये थी कि जो लड़के जिसको जैसे कम चोट लगी थी, तो वही जिसको ज़्यादा चोट लगी है वही उसकी मदद कर रहा था। तो अब यहाँ पर इसके बाद इस पूरे आंदोलन में जब सबसे इसका आप कहेंगे कि दुखद पक्ष सामने आया, इसके बाद सबसे फन वाला पार्ट अब आने वाला है आप लोगों के सामने। अगला दिन जो आया, कौन कौन आप लोगों में से इसमें जेनजी है? आकांक्षा? थोड़ा सा मैं भी हूँ। थोड़ा सा का मतलब? थोड़ा सा कि मतलब मैं उसी टाइमलाइन वाले साल में पैदा हुआ हूँ जहाँ से जेनजी को काउंट किया जाता है, तो थोड़ा सा मिलेनियल के एकदम तो ये बॉर्डर लाइन मिलेनियल और जेनजी का बॉर्डर लाइन पे है, और बाकी सब मिलेनियल, राइट जी। तो मिलेनियल्स के नज़रिए से आप अब जेनजी के आंदोलन को अभी समझ रहे हैं, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव रख रखा है जेनजी वालों का। हाँ, तो
अगले दिन से जब ये आंदोलन जहाँ पर सबको लग रहा था कि ख़त्म हो गया, और इस तरह के आंदोलन इस तरह की स्थितियों में आके ख़त्म होते हुए हमने देखे भी हैं, जैसे रामदेव का आंदोलन रहा हो, या एक टाइम पे आकर अन्ना का मूवमेंट भी दोबारा से रिसरेक्ट हुआ था, लेकिन उसको जीवन दान दिया निर्भया ने बहुत बड़ा, लेकिन एक टाइम पे आकर ये आंदोलन भी वहाँ पर ख़त्म होता दिख रहा था। तो उस लिहाज से देखें तो ये आंदोलन अपने आप में बड़ा अजीब था कि सब कुछ हो गया, लग रहा था सब खत्म होना चाहिए, और अचानक से लोग फिर वापस आ गए किस उम्मीद से, और वो भी तब जबकि कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है। क्लियर लीडरशिप हो कि पता हो कि भाई यहाँ पर जब हमने, जैसे मैं अन्ना और जन लोकपाल मूवमेंट की ही बात करूँ, तो सबको पता था कि यहाँ पर अन्ना एक चेहरा है, उनके साथ उनके लेफ्टिनेंट के तौर पर अरविंद केजरीवाल थे, किरण बेदी थी, ये लोग थोड़ा नोन चेहरे थे, पहले से पब्लिक स्फीयर में इनका कुछ ना कुछ रुतबा था, जान पहचान थी, या एस्टैब्लिश्ड लोग थे। अरविंद केजरीवाल अपने आईटीआई एक्टिविज्म के ज़रिए एक नाम थे, किरण बेदी का अपना एक वो था, मनीष सिसोदिया उन लोगों का, तो एक वो था, और साथ में सिविल सोसाइटी भी उनके साथ थी। यहाँ पर कोई क्लियर इतना बड़ा ना फेस था, ना कोई इतना बड़ा कोई कैरेक्टर उन लोगों के साथ जुड़ा होता। सोनम वांगचुक जी ऑलरेडी पुलिस के हिरासत में थे, और तो ये जो लड़के आए वहाँ पर किस भरोसे आए, क्यों आए, और यही चीज़ इस पूरे आंदोलन को बाकी किसी भी आंदोलन से एकदम अलग खड़ा करती है कि इतने लोग वहाँ आए हैं और वो वहाँ फिर से जम गए हैं। बड़े बड़े आंदोलन सिर्फ इस बिना पर ख़त्म हो जाते हैं कि कोई आंदोलन में या किसी रैली जुलूस धरने में 1 घंटे ज़्यादा नहीं टिकता। ये लड़के वहाँ पर आके टिके हुए हैं, ना सिर्फ टिके हुए हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब इनके फैमिलीज से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है, तमाम चीज़ें। ये तो बताता ही है कि कितना कोर मुद्दा है, और उनके भविष्य का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि उनका करियर दांव पे है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बच्चों से जब बातचीत हुई तो उनसे इस बारे में बातचीत हुई कि अब तो ख़त्म हो गया है, अब क्यों आप लोग वापस आ रहे हैं। तो उस दिन जैसे प्रोटेस्ट का 8 बज रहे थे, तो मैं और अनमोल पहुँचे, मैंने एक वीडियो करना शुरू किया कि भीड़ फिर से आने लगी, लोगों से बात करते हैं। हाँ। तो जबलपुर से पूरा ग्रुप आया था, तो उनसे मैंने पूछा कि प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया, लाइट वेट सब काट दिए, पुलिस स्टेट टूट गया, आपके नेता बोल नहीं रहे, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बोल नहीं रहे। तो उनका कहना था कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थोड़े हैं, हम अपना दुख लेके आए हैं। इस आंदोलन में हमने देखा कि एक छतरी मिला कॉकरोच जनता पार्टी का कि छात्रों का मुद्दा है, अलग अलग स्टेट के छात्र अपना, उत्तराखंड का आया पेपर लेके, हर आदमी पीड़ित है, हर स्टेट में इसका हर आदमी अपना अपना दुख लेके आया। कोई कह रहा है उसका 10वीं का उसका कॉलेज का पेपर लीक हुआ, कोई कह रहा है SSC का पेपर लीक हुआ, तो किसी का रिजल्ट ही नहीं आया। तो एक टाइम पे ना कि वो लोग उनके भरोसे नहीं थे, कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों के भरोसे नहीं। तो उसने कहा, लड़के ने, जबलपुर वाले ने, कि हमारा इकलौता मुद्दा है इनका इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का, और वो नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये साफ उनका कहना था। एग्जैक्टली सर, यही चीज़ फील हुआ बाद में भी बात करके कि ये जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, वो लोगों को लेकर आया। रेजिग्नेशन नहीं हुआ उस दिन। पुलिस भी थोड़ा सा जब सबको भगा दिया, पुलिस को लगा कुछ बच्चे हैं आए हैं, ये वो बाहर के बच्चे होंगे, नारेबाजी करेंगे, चले जाएंगे, हमने तो ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से, आंदोलन सब तोड़ दिया है। बट यही फ्रस्ट्रेशन जो मोटिवेशन में बदल गया कि अब नहीं हुआ है, शाम में पता चला कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो उनको और मोटिवेट किया कि नहीं अब तो नहीं जाएंगे। और स्टार्टिंग में जो बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए, ये लोकल क्राउड नहीं था, दिल्ली NCR और इन सब, ये बाहर से आए हुए बच्चे थे, इसमें लड़कियाँ थी, सब थी, जो निकल नहीं पाए। तो उनको कुछ नहीं सूझा, तो उनको ये सूझा कि वापस यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वापस यहाँ आए, और वो फिर बड़ा हो गया। आई थिंक एक चीज़ और है कि जब 20 जून को ये इंडेफिनिट बन गया, तो तब से इस डिमांड को कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो थोड़ा नैरो माना जा रहा था, लेकिन इस डिमांड पे सब सहमत थे। लेकिन लोग जो वहाँ आ रहे थे उनके बहुत मुद्दे थे, काफ़ी आउटरीच करने के लिए आ रहे थे कि हम हर तरह से पीड़ित हैं। तो जब 18 को सोनम वांगचुक को उठा लिया कि जो इंसान हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ इतने दिन से, अब उसको इस तरह से लेके जा रहे हैं, उसके बाद और भीड़ आई, 2 दिन तक बहुत भीड़ जुटी। फिर 20 जुलाई को, मंडे को, जब देखा कि सरकार अभी तक बात नहीं कर रही, प्रधान ने इनको दहशतगर्दों की बी पार्टी बोल दिया, उसके बाद आप स्टूडेंट्स पे
पुलिस एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर रही है कि आपने पैलेट गन भी यूज़ कर दिया, आपने सर फाड़े लोगों के। एंड वहाँ पे हर तरह के लोग आए थे, पेरेंट्स आए थे, बुजुर्ग आए थे, बच्चे आए थे। तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से रिटेलिएशन होगा पुलिस का। तो उसके बाद जो लोग बाहर थे, इस इंटरनेट शटडाउन के बाहर थे, जिन्होंने ये सारे वीडियोस देखे कि इस तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट को आपने इस तरह से रिटेलिएट करा है, तो देन दे वर लाइक कि अब तो हमें जाना बनता ही है। एंड वी हैव सीन मेनी वीडियोस जिसमें लोग जो हैं खड़े होके खा रहे हैं मार, रिटेलिएट नहीं कर रहे, डर नहीं रहे, बच नहीं रहे, खड़े होके और कह रहे हैं और मार। तो उसके बाद लोगों को इमोशनली इम्पैक्ट हुआ है और उसके बाद और जुड़े हैं लोग इसमें। और इसमें सर जैसे जो बात हम लोग मिलेनियल का कर रहे थे और जेन जी का, तो मिलेनियल जो बाहर है, जो अभी वेल सेटल्ड है, कहीं बाहर कंट्री में जॉब कर रहा है या आईटी सेक्टर में, वो दिल्ली में नहीं है, अपनी जॉब में है, उसने इस प्रोटेस्ट को अलग तरीके से समर्थन देना शुरू कर दिया। जैसे जोमेटो और स्विगी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके, या फिर ऑर्डर, कोई ब्लैंकेट ऑर्डर कर दे रहा है, कोई चटाई ऑर्डर कर दे रहा है, कोई जो भी दवाई कर रहा है, जो भी चीज़ें सैनिटेशन से रिलेटेड चीज़ें, खाना। एक टाइम तो ऐसा आया था जब हम लोग सेकेंड डे गए थे, वहाँ पे इतना खाना हो गया कि वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे कह रहे हैं कि हम यहाँ से हॉस्पिटल्स में और बाकी जगहों पर भिजवा रहे हैं क्योंकि खाना बहुत इनफ आ गया है। सोशल मीडिया के जरिए अपील भी की खाना मत भिजवाइए। एक रील ये भी आई थी कि अभी कल ही आई कि जिसमें पुलिस वाले ने स्विगी वाले को रुका लिया पहले ही, लेके चला गया खाना निकाल के लेके भाग गया पुलिस वाले। 2 पुलिस वाले हैं आगे पीछे, निकाल के गायब हो गए लेके। पर मुझे समझ नहीं आया कि उसने पता नहीं कंफर्म किया कि नहीं कि ये वहीं जा रहा था, मतलब बटने के लिए जा रहा था। अब तो ठीक है, पुलिस वाला खाए या प्रदर्शनकारी खाए, लेकिन अगर किसी का पर्सनल खाना रहा होगा तो यार ये पुलिस वाले बड़े बेशर्म हैं। मतलब दिल्ली पुलिस सदैव आपके सेवा में समर्पित टाइप, ये क्या सेवा में समझ में नहीं आया। आकांक्षा, हाँ, यू वांट टू से समथिंग। मैं जिस मार्च को फॉलो कर रही थी, उनमें से आधे से आधे लोग वही बोल रहे थे कि हमारे पास नौकरी नहीं है। वो लोग स्टूडेंट नहीं है, पढ़ाई ख़त्म करके वो लोग इसीलिए आए हैं कि उनका गुस्सा है सरकार के खिलाफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटल जो प्रोटेस्ट है वो नीट पेपर लीक या धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन से, ये टोटल सिस्टम के जो फेलियर है उसके लिए भी हो रहा है। और जब प्रोटेस्टर्स जो वापस आए, जिनके साथ मैं मिली, जो घायल होने के बाद भी आए, लाठीचार्ज से जिनका सर फट गया था या चोट लगी थी पैर में और वो सब में, उनका यही कहना, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कुछ भी हो, लोगों को पट्टी चढ़ी है फिर भी वो लोग आए। और वो दिल्ली से भी नहीं है। मैं किसी से मिली जो उत्तर प्रदेश से आए थे, हरियाणा से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, और वो लोग जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा तब तक वो रहेंगे, उनका ये कहना है। कोई स्टूडेंट्स थे, कोई टीचर थे, छोटे बच्चे थे, मतलब 18-20 एज के भी होंगे। 2-3 लोगों को तो ऐसे देखा जो अपना सूटकेस लेके आए थे कि हम अभी अभी रेलवे स्टेशन से सीधे आ गए और जब तक ये चलेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। एक चीज़ और देखने को मिला, हम लोग पिछले 2 दिनों से हम लोग जंतर मंतर पे रात को रुकते हैं, तो अभी थोड़ा सा इधर से 2 पत्थर आते हैं, 2 डंडा इधर से जाता है, हल्का फुल्का होता है, तो अधिकारियों से बात करने का काफ़ी मौका मिलता है। तो मैंने 2-3 दिन से कई IPS अधिकारियों से बात की, तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना भीड़ आएगा, कोई इनपुट नहीं था। क्योंकि जब फर्स्ट डे 20 जून को पहली बार बैठे थे, नहीं 6 जून को पहली बार जब ये आए थे, दीप के US से आए, तो 22 मिलियन फॉलोअर था तब, और पुलिस को लगा था बहुत लोग आएंगे, पूरा फोर्स लगा दिया गया था, लेकिन लोग आए 300-400-500 लोग थे, 1000-2000 ऐसे थे। उसमें मैक्सिमम लेफ़्ट के सपोर्टर थे, लेफ़्ट के जो अलग अलग छात्र विंग हैं। एक IPS अधिकारी कल बोल रहा था कि हमें लगा था कि वो, हमने अनुमान लगाया था कि ये सोशल मीडिया का सारा खेल है, लोग ग्राउंड पे नहीं आएंगे। हमने अंदाज़ा लगाया था 8 से 10 हज़ार लोग होंगे, हमने उस हिसाब से अपना सेटअप सेट किया था 8 से 10 हज़ार लोगों के लिए, पर वो तो 50-60 हज़ार हो गए, तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने कहा कि सर आपका जो इतना सारी एजेंसी है वो अपडेट नहीं दिया आपको? बोला दी तो थी, अगर 8-10 हज़ार का था तो हमने 15 हज़ार का टारगेट रखा था, लेकिन 50 हज़ार हो जाएंगे किसी को अनुमान नहीं था। तो पुलिस भी अपने इस लेवल पे फेल हुई है। 1-2 चीज़ें और इसमें हैं। इतनी बड़े पिछले 15 सालों में मैं अन्ना आंदोलन को बहुत क्लोजली कवर किया हमने। इनमें से कई सारे लोगों ने वो तो उसका स्पैन भी बहुत लंबा था, 2010 से शुरू हुआ धीरे धीरे और फिर 12-13 तक चलता रहा। इसके बाद किसान आंदोलन कवर किया, आप लोगों ने देखा। किसान आंदोलन की एक दूसरी वो थी, उसका पूरा मिजाज अलग था, तो और वो दिल्ली से बाहर चूँकि एक जगह पे था, तो उसका जितना बड़ा इम्पैक्ट था
शहर के अंदर आकर उस तरह से महसूस नहीं किया। अन्ना आंदोलन ज़रूर, जो अन्ना कहे हैं उसको, जन लोकपाल आंदोलन ज़रूर दिल्ली के अंदर था, और बाद में सेकेंड फेज़ जो उसका बड़ा फेज़ था वो रामलीला मैदान में चूँकि चला गया, तो फिर भी शहर के लोगों से एक तरह से आइसोलेट हो गए, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है तो वहाँ पर बहुत कुछ हो भी रहा है, तो डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट नहीं होती। इस सब के बावजूद पिछले 15-20 सालों में, 30 सालों में ये गैदरिंग के लिहाज से सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है जितनी संख्या में लोग आए। अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लूँ तो 30,000 से कम लोग तो नहीं आए थे। बहुत कंजर्वेटिव, बहुत पीछे का, जिसमें कई लोगों का दावा है कि 1 लाख भी आए थे, कुछ लोगों का 60-70-80 हज़ार का भी दावा है, 50,000 का भी दावा। तो बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट में 30,000 तो हम मान के चलते हैं कि 30 से 35 के बीच में लोग रहे ही रहे। इसके बावजूद मैंने बहुत छोटे छोटे वो देखे हैं आंदोलन जिसमें 1,000-2,000 लोग जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं। तोड़ फोड़, आगजनी, गाड़ियाँ तोड़ देना, आग लगा देना, दुकानों में लूटपाट कर देना, ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं। बहुत छोटे छोटे अनरूली मॉब जो होता है, और उसके मुकाबले आप देखें इतनी बड़ी भीड़, लेकिन उसके मुकाबले में भीड़ के अनुपात में अगर आप देखें तो जो वायलेंस है, पुलिस का वायलेंस दिख रहा है कैमरे पर। और आज के ज़माने में एक बड़ी एडवांटेज सबके पास है कि बहुत सारी गतिविधियां छुप नहीं सकती, कहीं ना कहीं से सामने आई जाती, क्योंकि हर हाथ में एक कैमरा है, सीसीटीवी है यहाँ वहाँ, तो हर चीज़। उसके बावजूद कोई इस तरह का बहुत वायलेंट स्टूडेंट की तरफ से बहुत 2-4 गिनी चुनी आई। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा एक तबका आया, इतना बड़ा एक भीड़ आई है अपने डिमांड के लिए, और वो कितनी डिसिप्लिन्ड और पीसफुल तरीके से अपना काम कर रही थी या अपना प्रदर्शन कर रही थी। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज या खारिज नहीं कर सकते हैं। जो ज़्यादा चीज़ दिखी है वो पुलिस के हिसाब से, पुलिस के ज़रिए ही दिखी है कि पुलिस किस तरह से बहुत वायलेंट तरीके से लाठीचार्ज कर रही है, या और चीज़ें बच्चों ने भी किया है, बहुत सारे लड़कों ने भी किया है, वो दिख रही। लेकिन वो अनुपात और उस संख्या के मुकाबले में बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत कम नंबर है। और ये जो एक स्वतः स्फूर्त हो जाना, अपने से सेल्फ मोटिवेट हो जाना एक पूरे आंदोलन का क्या होता है, इस आंदोलन ने दिखाया। जिस जेनजी को सबसे नकारा जनरेशन के तौर पर भी दिखाया जाता था कि सबसे लेज़ी, सबसे नकारा, सबसे लेस अवेयर है, उसने बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ जो थे वो तोड़ दिए कि डिसिप्लिन कैसे आंदोलन को किया जा सकता है, खासकर तब जब आपको लीड करने वाला कोई बड़ा चेहरा ना हो, तब भी आप डिसिप्लिन रह सकते हैं। और उसके अलावा हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर फैब्रिकेटेड पीआर और रचे और पैसे के दम पर खड़े किए गए बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। जुलूस हो, जनसभा हो, आंदोलन हो, वो सब पे बनाया हुआ है जो कोई पीआर का एक छवि प्रबंधन का जो पूरा खेल है, इमेज मैनेजमेंट के जरिए होता है। उससे ये आंदोलन इतना अलग है, जिसको कहते हैं ना ऑर्गेनिक पूरी तरह से हो जाना। और ये तभी संभव है जब किसी चीज़ में समाज घुस जाए। जिस चीज़ को समाज अपने हाथ में ले लेगा, उसको किसी पीआर, किसी सरकारी डोनेशन और किसी नेता की ब्लैक मनी और उसको बस में भर के आई हुई किराए की भीड़, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाती। 20 तारीख के बाद हम 23 तारीख को गए, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जंतर मंतर फिर से, और हर आने वाला आदमी अपने हाथ में पानी की 2 कनस्तर, तो कोई अपने हाथ में इतना खाने का कोई सामान, कोई अपने हाथ में दवाई, कोई अपने हाथ में और कोई ज़रूरत की चीज़, हर आदमी ऐसे लेके वहाँ आ रहा है। तो लोगों ने किसी चीज़ से अपने को इस तरह इतना क्लोजली एसोसिएट कर लिया है कि वो उसमें हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और ये बहुत रेयर होता है जब इस तरह की भावना आए, और ये भावना तब आती है जब वास्तव में जो मुद्दा है, जो इशू है, वो बहुत ही अंदर जाकर, बहुत गहराई तक जाके लोगों की ज़िंदगी से जुड़ता है। और वो है परीक्षा का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा। लोगों के इसमें सतही तौर पर ऊपर सुपरफिशियली देखा जाए तो मांग क्या रहे हैं कि हमारी परीक्षा ईमानदारी से हो, उसका रिजल्ट ईमानदारी से आ जाए, समय से आ जाए।
ये 2-3 चीज़ें आप दुनिया भर के इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इवन इस मसले पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो आ रहे हैं कि उनको मेल आ रहे हैं कि आप सरकार की तारीफ वाले, शिक्षा व्यवस्था की तारीफ वाले वीडियो बनाइए, रील्स बनाइए, डालिए। किसी को 1 लाख ऑफ़र किया जा रहा है, किसी को 50,000 ऑफ़र किया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, मेल भेजे जा रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए जो कि छवि प्रबंधन वही वाले काम में लगे रहते हैं। ये सब करने की फुर्सत है आपके पास। आप दावा करते हैं आप विश्वगुरु बनने वाला है देश, देश जाने क्या करने वाला। आप एक एग्ज़ाम ईमानदारी से नहीं करवा सकते, आप रिजल्ट ठीक से नहीं रिलीज कर सकते हैं, आप उस पर लीपापोती करने के लिए इतने सारे हथकंडे अपनाते हैं, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए पता नहीं कितनी सच्चाई है। हमको नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि कौन वहाँ पर पत्थर से भरा ट्रक लेकर आया, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये कितने शर्म की बात है कि आप इस तरह के हथकंडों में यकीन करते हैं, लेकिन आपको ये तमीज़ नहीं है कि वही लड़के, उन्हीं के माँ बाप, उन्हीं के वोट से आप चुन कर आए हैं और वो काम कर रहे हैं जिस काम के लिए आपकी उम्मीद नहीं की जा सकती। समर्थ, आप लोग इस पे जो उसके बाद लोगों से, बच्चों से बातचीत हुई, परिवार से बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई, उनके उसमें क्या निकल कर आया था? आप लोगों से बातचीत हुई। हमने जो दूसरा हिस्सा देखा उसमें वो तो बहुत फन वाला हिस्सा है, जो लोगों ने, बच्चों ने उसके बाद अपनी रचनात्मकता का दूसरा एक्सट्रीम छू दिया। वो उसको एक्सट्रीम ही मैं कहूँगा, मतलब जो गाली गलौज वाले हिस्से को अगर हम थोड़ा नीचे करके दबा के और जो उसका फ़न वाला हिस्सा है उसकी बात करें, तो बच्चों ने जिस तरह के नारे, जिस तरह के वीडियो, जिस तरह के रील्स, जिस तरह की चीज़ें का बाढ़ आ गई एकदम से, ये बताता है कि सरकार जो है वो इस मुद्दे को, इस जनरेशन को समझने में एकदम नाकाम रही है। वो समझ ही नहीं पाई कि ये कौन लोग हैं, इनको किस भाषा में, किस लैंग्वेज में इनसे कम्युनिकेट करना है। इनकी अपनी, हर आंदोलन की अपनी एक वोकैबुलरी होती है। हर आंदोलन जब भी जिस ज़माने में भी रहा उसका अपना कोई बहुत पॉपुलर स्लोगन, नारा होता है। यहाँ पर कोई एक नारा ही नहीं है, इतने हज़ारों नारे। अब उसमें गाली वाले हिस्से छोड़ दीजिए, मुझे तो अब प्रधानमंत्री के लिए इतने सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, इतने एक्सप्लेटिव्स वो सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसको तो हटा ही दें। लेकिन फ़न वाला बहुत हिस्सा अब सामने आ रहा है जिसमें, तो उसने इस पूरी जनरेशन का एक दूसरा ही पक्ष सामने रखा है, जिसको लोग अब तक समझ रहे थे कि इंस्टा पर केवल रील बनाता है, लेकिन उस जनरेशन ने उसको भी ख़त्म कर दिया। समर्थ, आपसे शुरू करते हैं, उसको कैसे आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ, आई मीन कल हमने काफ़ी सारे कि जैसे 20 तारीख तक डिमांड जो था धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन था, वायलेंस हुआ, उसके अगले दिन सीधा जो फोकस है वो मोदी जी पे शिफ्ट हो गया। उनको ढेर सारी गालियां दे रहे हैं, उनके जितने भी वो टैक्टिक्स अपनाते हैं। इनफैक्ट कल जो रात को इन्होंने वीडियो डाला जिसको स्मिता प्रकाश कह रहे हैं कि बहुत इनोवेटिव और इफेक्टिव है, हाँ। लेकिन उस पे भी 20 मीम्स बना दिए हैं कि हाउ आई लुक व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ 10 on 10 baddie। तो ऐसे करके बहुत सारे मीम्स बना दिए हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर ये ऐसा वीडियो बना के रिलेट कर लेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ था जंतर मंतर पर, तो उसमें एक लोग एक पोस्टर लेकर आए थे जिसपे लिखा था कि भाई रिजाइन कर दे, दारू पिलाऊंगा। हाँ, सो दैट ओनली। एंड जो आपने कहा कि लीडरलेस एक तरह से प्रोटेस्ट है, और क्योंकि इतनी भीड़ भी है, लेकिन लोग, आई एम गोइंग बैक 23 से मैं वापस 20 पे जा रहा हूँ, लोग बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। 20 को भी, 20 के बाद भी 4 बजे तक जब हम पटेल चौक से लेके वापस पालिका तक आए, मैंने एक बार भी स्टोन पेल्टिंग नहीं देखी until 4 o'clock। वहाँ पे भी बट स्टोन पेल्टिंग से पहले वहाँ पे रीगल थिएटर के सामने एक पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी, उस पे प्रोटेस्टर्स एकदम उसको धक्का देने लग गए, तोड़ने लग गए। तो बाकी प्रोटेस्टर्स आगे कि नहीं, ये नहीं करना। उसी समय उनको टीयर गैस करा जा रहा है, स्टन ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, बट प्रोटेस्टर्स बोला ये नहीं करना हमें। तो ये बिना किसी लीडर के आप इतना डिसिप्लिन हो रहे हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल। एंड उसके बाद भी ये वॉलंटियर्स की अगर हम बात करें, हमने इस पर एक स्टोरी भी करी है, वो जल्द आ जाएगी। वॉलंटियरिंग, एक तो आपका ऑफिशियल वॉलंटियर्स हैं, वो बहुत छोटे लोग, मतलब छोटा ग्रुप है। जो अनऑफिशियली वॉलंटियर्स हैं कि लोग DU के दौलत राम की कुछ लड़कियां आई हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर कर रही हैं, 4-5 लड़कियां आई, उन्होंने देखा कि एग्जिट लाइन में दिक्कत हो रही है, तो हम एग्जिट लाइन को मैनेज कर रहे हैं।
वहाँ पे गर्मी इतनी है तो हम फ़ैन कर रहे हैं। कोई मेडिसिन देने आया था लेकिन वो फ़ैन करने में लग गया। तो इस तरह की जो एक काइंडनेस और ह्यूमैनिटी दिख रही है, दैट इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल, और उस वजह से ये प्रोटेस्ट अभी तक जिंदा है और चल रहा है। जिस चीज़ को समाज अपना समझ ले, जिसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ले, लोग जिसमें घुस जाएं, उसके सक्सेस को रोक पाना मुश्किल होता है, और उसमें उसको सफल होना मतलब उसके सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, खासकर इस तरह के आंदोलन में। ये जो जैसा समर्थ कर रहे थे कि मीम जो है इस जनरेशन का, हर आप बता भी रहे थे कि इमीडिएट आ जाता है। हाँ, हर जनरेशन की अपनी एक भाषा थी, अपनी एक शब्दावली थी, वो अपने टाइम पे करता था। तो इस जनरेशन की भाषा, शब्दावली और द आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन वो बदल गया है। अब ये मीम में बदलता है। अब ये पुलिस अगर लाठी मारी है, कुछ कर रहा है, तो ये पत्थर नहीं मारता, ये रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है। और पुलिस अगर इसको चेस कर रही है तो ये ऊपर कैमरा करके भागता है और कहता है कि मुझसे तेज थोड़ी भाग पाओगे और फिर उसमें सबवे सर्फर का वो लगा देते हैं म्यूजिक, ठीक है। और ऐसा हुआ कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक लड़की ऐसे बना रही थी, वो RF वाले खड़े थे, तो बोल रही है अंकल, वो टीयर गैस को खोल रहे थे पैकेट, तो बोल रही कि अंकल क्या हुआ, खोल नहीं पा रहे हो क्या? तो वो देखता है कि चले जाओ आप, मैं खोल दूँ तो ये अलग ही टाइप का पूरा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसमें उस टाइम भी जब पुलिस डिटेन करके ले जा रही थी, तो उसमें एक लड़के ने वीडियो बनाया है कि ब्लेस्ड टू गेट अ विंडो सीट इन पुलिस वैन, ठीक है विंडो सीट में गया, उसको पुलिस वैन में डिटेन हुआ है, तो वो उस पर ऐसे वीडियो बना रहा है कि भाई क्या बात है, कितना लकी हूँ मैं। तो इनका जो, और शायद वही जो इनका ये एक्सप्रेशन का तरीका है, इसी के आगे पुलिस, दिल्ली पुलिस और सब कुछ फेल हो गया। क्योंकि ये तो आप इनको मारिए, आप इनको सब कीजिए, ब्रुटैलिटी आपने किया, बट ये स्टिल ये आपको जो जवाब दे रहे हैं वो बहुत ही हंसी के अंदाज में, बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में दे रहे हैं, पर हाँ शार्प है, बात शार्प है। जेंजी का जो एक आदत होता है कि टेक एवरीथिंग वेरी लाइटली, कि बहुत हल्के में हर चीज को लिया जा रहा है। आपने भले हमें लाठी चार्ज किया, पर हम आप उसका भी मजाक उड़ाएंगे। गंभीर बहुत होने की जरूरत नहीं है। परसों रात को जैसे मैंने देखा कि जो छात्र थे, इधर पुलिस इधर छात्र, और बीच में वो ह्यूमन चैन बना के खड़े हुए थे कि क्लैश ना हो जाए बीच में। तो इस बीच क्या हुआ, लेकिन बार बार इधर से हुटिंग होती थी, तो थोड़ा सा पुलिस वाले जब तक कंट्रोल करते रहे, फिर वो थोड़ा सा आगे आ गए। तो इस बीच क्या हुआ, एक मॉब आया बहुत तेज़ी से इधर, तो फिर पुलिस वालों ने कुछ इशारा किया, तो एक आदमी जो आंसू गैस वाली जो गाड़ी है वो वहाँ पे चढ़ गया उस पर, दिखाने के लिए कि भैया जो है गोलाबारी शुरू होने वाली है। तो वहाँ जो चढ़ा, तो वहाँ पे जो लड़के थे वो कह रहे हैं एक्सपायर इनसे कुछ नहीं होने वाला। एक बगल में आके पुलिस वालों से कह रहा है, भैया ये तो एक्सपायर है, तुम्हारे आंसू गैस के गोले, इन्हें क्यों ही चला रहे हो, कम से कम ये तो नहीं रखो। वैसे आई मीन ये फनी है, बट एक्सपायर्ड इज इवन मोर डेंजरस। और हमने खुद कैमरे पे ये कैप्चर भी करा है कि एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स यूज करे हैं इन्होंने। हालांकि मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें जो सबसे विजेता बन के निकले हैं जो जेंजी, वो बिहार के जेंजी हैं। ऑफ कोर्स उनका जो वो था, वो अभी तो मुझे लगता है कि सबसे टीयर गैस नहीं लेके आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है आप लोग कुछ। जब पानी मारा तो डांस करने लगे, और एक जैसे जब फर्स्ट डे यहाँ पर जब मार्च हुआ और टीयर गैस वगैरह हुआ, तो बहुत सारे लोग तो उसमें उसके चपेट में आए, तो उन लोगों ने वीडियो डाला, और बाद में वो जो पुलिस दौड़ा रही और कह रहे कि हमसे तेज़ थोड़ी भाग पाओगे, फिर सबवे सर्फर का म्यूजिक लगा दिया। नेक्स्ट डे जो लोग आए वो कह रहे, उनसे हमने पूछा आप थे, जो लोग नहीं थे वो कह रहे यार हम तो बहुत फोमो हो रहा है हमें कि हम क्यों नहीं थे इस एक्सपीरियंस के लिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, कि हम इस चक्कर में आ गए कि हमें क्यों नहीं पड़ा, हमें भी चाहिए एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। तो कोई वीडियो बना के डाल रहा है कि मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, और ये ऐसा लगता है कि इसमें 0% एथेनॉल है एकदम प्योर टीयर गैस है, और एकदम पता चल रहा आंखें लाल हो रही हैं, सांस रुक रही है। अब इसमें भी बिहार बाजी मार के ले गया। एक लड़का गया कि हम तो कभी देखे नहीं थे, सोचे कि टेस्ट करते कैसा लगता है, तो वो गया घोष के अंदर चेक करने, और पूरी आंख नाक कान लाल हो गए। फिर आगे बता रहे देखे कभी टेस्ट नहीं किए थे टीयर गैस, टेस्ट करने गए थे। इस चक्कर में वो भागने की बजाय वहां पे जाके देख के आया। वो दिल्ली वाला विजुअल देखा आपने, बहुत वायरल हो रहा है कि उधर से पुलिस ने टीयर गैस फेंका, एक लड़का
जाता है उठा के फेंक देता पूरा है। लेफ्ट हैंड से फेंक दे पुलिस के बीच में। और एक और आया था जिसमें वो पॉट होल में पानी जमा था तो उसमें डाल देते थे हाँ, और पानी फिर हूट करते थे। सबसे टीयर गैस का सबसे आसान उपाय है पानी। या तो आप सेल को इमीडिएट पानी में डाल दीजिए तो धुआं निकलना फैलना बंद हो जाएगा इमीडिएटली, या फिर अपनी आंखों में थोड़ा हट के पानी ही उसका इलाज है, सबसे इजी सबसे आसान तरीके जल्दी आराम के लिए। किसान आंदोलन में जो ये हम लोग थे तो किसान आंदोलन में तो और ज़्यादा सरकार आगे बढ़ गई थी, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले गिरा रही थी। तो किसानों ने क्या किया था, वो बोरा होता है ना गेहूं चावल का, उसको पानी में भिगा रखा था, जैसे गिरता था उस पर उसे डाल मारते दिया। थे और फेंक देते थे। हाँ। तो उन्होंने पूरा टैक्टिस सेट कर लिया था अपना। और एक तो कहीं ड्रोन को भी गिरा दिया था ना, कहीं इसमें इस्तेमाल हो रहा था। ड्रोन वाला वहाँ सिंघू बॉर्डर पे सिंघू हुआ पे था गिराया ना, था। ड्रोन से उसमें टीयर गैस जो गिराए जाते थे। आकांक्षा, कौन सा आप लोग का, मैं अब एक कर पसंदीदा मीम्स ही पूछ लेता हाँ, हूँ। मैं वही हाँ, बोलने कौन के सा लिए ready पसंदीदा हूँ। मीम्स? गाली नहीं, नहीं, गाली नहीं क्योंकि है। प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनको इस देश की जनता ने चुना है, और हम कतई नहीं चाहते कि उनको कोई गाली और इस तरह के अपशब्दों से नवाजे। सर, गालियों के बारे में भी वहाँ जो जंतर मंतर का हाँ। दीवार है वहाँ पे लिखा है कि टूट गया नेहरू का रिकॉर्ड। इस मामले में वहाँ लिख दिया उन लोगों ने कि इस मामले से टूट गया है। इस मामले में जिम्मेदार नेहरू ही निकले। हाँ, सबसे मुझे अच्छा लगा कल मैं जो नोट डाउन की हूँ वहाँ पे पिक्चर लेके आई हूँ, स्किन केयर तो कर लिया, देश की भी थोड़ी केयर कर लो। बैठी चाय बनाओ चूतिया नहीं बनाओ, वो तो बहुत ज्यादा है। वो तो बहुत जगह आया हुआ है चाय बनाने वाला, तो उसको तो हम लोग खैर मानते हैं कि वो तो कुछ इस तरह से नहीं है। तो स्किन वाला क्या है? स्किन केयर तो कर लिया, देश की भी थोड़ी केयर कर लो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी स्किन केयर भी कराते दो हैं। तस्वीरें लगाई हैं, एक पुरानी एक नई। पुराने की Oh, नई yes. तब, और नई वाली में जो फेस चमक दिख चमक रहा है रही थोड़ा है। सा। चीज हम पता नहीं, अब कोई डॉक्टर रहता है या कोई स्किन स्पेशलिस्ट रहता है वो बता पाता। हमने जैसे पढ़ा था तो ये था कि वो जो मेलेटोनिन होता है आपके त्वचा के नीचे जो कलर निर्धारण करता है उसको आप बदल नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा, पर आजकल ऐसी दवाई आ गई हैं, मतलब वो कुछ आप भी कर हो सकते सकता है, हैं, संभव हाँ। है। हाँ, टैन करा सकते हैं, नहीं तो वो ग्लेज करके होता है। सो बेसिकली देयर इज सम केमिकल्स जिसे आप यूज करके आप अपना फेयर स्किन टोन का वो कर जो सकते हैं। बोटॉक्स और ये सब तो स्किन टाइटनेस और ये सब हाँ, बट अभी आ रहे हैं जिससे आप पील अप करके अपना ओरिजिनल स्किन का Wow. वो कर सकते हैं। नाइस। अवधेश आपका? सर एक था नीट पिला दो, NEET, नीट पिला दो। थोड़ी सी तो नीट पिला दे। एक पोस्टर था उस पे लिखा था कि मैं कुछ भी लिख दूं इनको कौन सा समझ में आएगा। लेकिन जब शिक्षा मंत्री हमारा है सर, हाँ, कह रहे इसको क्या, कुछ उसमें लिखा था कुछ भी लिख दो इनको कौन क्या सा ही समझ में आ आएगा। रहा है? हाँ। समर्थ, व्हाट वाज योर? ऐसा फेवरेट तो नहीं है, बट अनदर फनी मीम मैं कल रील देखा है कि उसमें कहते हैं कि अरे हम रिजाइन कैसे, ये वो रिजाइन कैसे करें, इनको तो साइन करना नहीं आता। बट कुछ मीम्स मेरे को मतलब उतने अच्छे भी नहीं लगे। जैसे एक है वो काफी बैड टेस्ट में भी बहुत सारे हैं, तो बहुत ज्यादा। काफी पॉपुलर जा रहा है कि आप कि घर पे वाइफ नहीं है इसलिए आप देश को मार रहे हो, लेकिन कई लोग उनका बच्चे नहीं है तो बच्चों का दर्द क्या समझोगे। हाँ, ये भी आए ये हैं थोड़ी लोगों सी के। चीजें। तो वो कहते कि रिजाइन नहीं, अगर रीनीट हो सकता है तो रिजाइन क्यों नहीं हो सकता है? उन्होंने ऐसे रीनीट की तरह से करवा दे भाई। बैचलर्स को तो दिल्ली में रूम भी नहीं मिलता, ये पूरा देश कैसे दे दिया इसके हाथ में। तो ऐसा मीम चल रहा है सर। बसंत भी लोग आपका बोल रहे हैं। पसंदीदा मीम? जी सर, जो अंदर वाला हिस्सा है प्रोटेस्ट का, उसमें काफ़ी दुष्यंत कुमार या दूसरे तमाम जो क्रांतिकारी कविताएं हैं उसको लेकर बैठे, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कल जब मैं जंतर मंतर पे रात 8:30 बजे एंटर कर रहा तो एक लड़की थी जो अपने हाथ में लेकर बैठी थी, खड़ी थी। ऑफिस से छुट्टी ली ताकि प्रधान जी छुट्टी पर चले जाएं। उसके अलावा एरर 404 अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड, और एक था दूसरों को मेलोडी दूंगा, खुद खाऊंगा सेंटर फ्रेश, रखूंगा जुबान पे लगाम। तो इतना ज़्यादा, और जो एक जैसे आप कह रहे थे ना, हर ऐसे घटनाओं का एक कुछ होता है कि यादगार हो जाता है। जैसे RTI का जो आंदोलन था, जो शंकर का गाना, शंकर जी जो वहाँ के राजस्थान के, उनका कि क्या मांगते हम तुमसे, गाड़ी घोड़ा थोड़े मांग रहे हैं, हम जानकारी मांग रहे हैं। तो और अन्ना आंदोलन में भी आज़ादी कर कितना, तो इस जेनजी ने अपनी एक नई भाषा, जो जेनजी की भाषा है, उसी में वो लिख रहा है, बोल रहा है। और वो मतलब वो भाषा लिखने पढ़ने से ज़्यादा वो इमोटिकॉन्स और वो जो एक्सप्रेशन है उसमें अपने को वो कर रहा है। मीम
पूरा मीम कल्चर अच्छा, मेरा भी एक है, तो मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये कहने की जब पूरा वाकया हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी हुई, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक पत्रकार हैं चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने अपना शो ये करके लगाया है, उस पे लिखा है मैं पत्रकार हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी को ये लगाने की जरूरत क्यों है, जो पत्रकार है उसे ये कहने की जरूरत क्यों है कि मैं पत्रकार हूँ। शायद डाउट हो कि हूँ कि नहीं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। मतलब ये जिसको खुद ना विश्वास हो कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, वो ये बात कह सकता है कि भैया पता नहीं लोग मानेंगे कि नहीं, तो मैं खुद ही कह दूं कि मैं पत्रकार हूँ। कमेंट में लोग बता दिए होंगे, हाँ, बोल भी दिए होंगे। तो ये ऐसा है बेसिकली कि बहुत सारे पत्रकारों पर अटैक हुआ जब, तो जैसे हमेशा होता है, दो धड़े बट गए, एक हिस्सा ये और कि भाई हमले जो हुए उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन इसके जिम्मेदार वो लोग खुद हैं जो आज इसको झेल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर उन लोगों को अटैक करना शुरू किया, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों ने, कि तुम लोग मॉब लिंचिंग के लिए उकसा रहे हो। बाय द वे, ये वही लोग हैं जो कि हर दिन अपने चैनलों पर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को मारने के, लिंचिंग के लिए उकसाते रहते हैं। तो ये पूरी एक कम्युनिटी को लिंचिंग के लिए उकसाते रहते हैं, और इनके ऊपर कुछ आया तो ये कह रहे हैं कि लिंचिंग के लिए। बाय द वे, पत्रकारों के ऊपर या किसी के ऊपर किसी भी तरह का हिंसा, खासकर जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो, अपना काम कर रहा हो, इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आप हूटिंग खूब करिए, सुरक्षित दूरी से उसका मजाक उड़ाइए, उसकी खिल्ली उड़ाइए, उसका जिस तरह से आप अपना विरोध जताना चाहें, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए उसमें। चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि ये शुतुरमुर्ग हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि समस्या कहाँ है और ये लड़ाई हवा में कहाँ लड़ी। ये टारगेट कर रही हैं उन लोगों को कि तुम लिंचिंग के लिए उकसा रहे हो, जो कि ऑलरेडी घटना हो चुकी है। जिसको जो करना था जंतर मंतर पे वो हो चुका है ऑलरेडी। पत्रकारों के ऊपर किसी को हूट करना था, या किसी ने किसी के ऊपर पानी फेंका, या किसी ने किसी के साथ हाथापाई की, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके ऊपर किसी ने रिएक्शन दिया तो ये कह रहे कि तुम लिंचिंग के लिए उकसा रहे हो। ये हो चुका है। मसला ये है कि आप अपने कंडक्ट को फिर से उस पर अंदर झांकने का, उसको फिर से अपना जो अपने कहते हैं ना कि एक खुद के ऊपर नज़र डालना और खुद का एक बार इवैल्यूएशन करना, खुद के बारे में एक बार पूरी आकलन करना कि मैं कहाँ खड़ा और मैं क्या कर रहा हूँ, उससे पूरी तरह से मुंह फेरे हुए हैं ये लोग। और ये पूरा टेलीविज़न मीडिया इस समय यही करता हुआ दिख रहा है कि अगर उनके रिपोर्टर्स, और ये खुद उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, जो रिपोर्टर फील्ड से जो चीज़ें कवर करता है वो इनके चैनलों पर चलता नहीं है। ये बैठे लोग हैं, इन अपने अब दोस्तों की कहानियां बता देंगे। मैं चाहता हूं कि आज इस पे एक छोटी सी बातचीत करते हैं। ऐसे कितने अनुभव होंगे आप लोगों को जब आपके चैनल, आपके अपने रिपोर्टर दोस्त उन चैनलों को जो सो कॉल्ड, जिनको आप दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी ग्राउंड से कवर की हुई चीज़ें नहीं चलाई जाती हैं, और एंकर स्टूडियो में बैठ के दुनिया भर की चीज़ें जो व्हाट्सएप पे आता है, जो सरकारी निर्देश आता है, उस पर पूरा घंटे घंटे के शो रोज करते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने अनुभव बताएं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी के, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड। जो सर प्रोटेस्टर भी मार रहे हैं, पुलिस ने भी मारा। हमारे ही आशीष को पुलिस ने 3 डंडे मारे हैं, वो फोटोग्राफी कर रहा था। हमारे सीनियर राहुल कोटियाल को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा गया, और दर्जनों पत्रकारों को मारा गया। हमारे सामने ही एक जर्नलिस्ट को भीड़ ने मारा, जो अच्छा काम करते हैं, उनका काम अच्छा है। लेकिन आपने सही कहा कि मारने के लिए उकसा कौन रहा है। जो एलिगेशन लग रहा है दूसरे लोगों पे, एनडीटीवी ने चलाया खबर कि प्रोटेस्ट करने वालों के 50 लोगों का पाकिस्तान कनेक्शन आया है, और वो जो इमेज बनाया उस पे गाड़ी थी और एआई के जरिए पैर मारते हुए दिखा रहा है। जबकि हम सब ग्राउंड पे थे। पुलिस की गाड़ी के अलावा, वो भी 3 या 4 गाड़ी थी, उस पर क्या कोई बैठ गया, कोई, हाँ, पुलिस की गाड़ी के अलावा प्रोटेस्टर ने, छात्रों ने किसी का नुकसान नहीं किया। यही तो इस खुश खासियत है कि जहाँ 30, 40, 50 हज़ार लोग थे, वहाँ आपके पास दिखाने के लिए 2-3 गाड़ियाँ भी नहीं थी जिनको तोड़ा लोगों ने। तो तुम एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, और ये एनडीटीवी, वो मतलब सोचिए कि एनडीटीवी का क्या पतन हुआ है। और वहीं अगर चाहते तो, जैसे जंतर थाना है ना, उसके सामने एलआईसी की बिल्डिंग है, वहाँ काम करने वालों की सैकड़ों बाइक लगी थी। चाहते तो सब तोड़ ताड़ सकते, लेकिन नहीं तोड़ा। जहाँ तक ये रही कि खबरें चलवाने की बात, तो हमने, हमारे साथी जब भी कभी हम लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, रिपोर्टर क्या चाहता है, उसकी खबर चले। अगर मैं रिपोर्टर हूँ तो मैं चाहूँगा ग्राउंड पे जो मैं देख रहा हूँ उसे दिखाऊँ। वैसे 10% वो भी जर्नलिस्ट हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। वहाँ जाके अगर लिखा उमर खालिद को रिहा करो तो उमर खालिद क्यों आ गए,
लेकिन 90% रिपोर्टर अच्छा आइडेंटिटी चाहता है, अच्छी रिपोर्ट पब्लिक की लाना चाहता है, लेकिन उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन होता है कि ये करो, वो करो, ये स्टोरी दो, वो स्टोरी दो, वो उसमें फंस जाता है और उसमें ही वो मार खा जाता है। तो जो टीवी में बैठे हुए लोग हैं, असली जिम्मेदार वो है। अगर आप टीवी पे दिखाएंगे कि पाकिस्तान कनेक्शन है तो बच्चों में, छात्रों में तो गुस्सा आएगा ही। वो रिपोर्टर को नहीं जानते, वो माइक को जानते हैं। माइक को जानते और हैं, सबसे बिल्कुल ज़्यादा लोग फंस रहे, जैसे रवीश रंजन शुक्ला, वो अपने आप में बहुत शानदार रिपोर्टर हैं, उनका इतना अच्छा काम है, लेकिन वो एनडीटीवी का माइक, जो कभी एक गर्व का विषय हुआ करता था, वो माइक उनके हाथ में था और उसके कारण उनको हैकल कर दिया। कल मुकेश सिंह सेंगर भी एनडीटीवी को, उसको भी हैकल कर रहे थे कुछ लोग। उनके साथ इतना हुआ, तब भी वो इतना हम्बली उन्होंने बताया कि उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर आपको उस दिन परेशान कर दिया था वो रवीश आपके को? साथ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बच्चे हैं, मजे ले रहे थे, लेने दो, कोई बात। सर आपने बात शुरू करी तो कुछ तो ऐसा ही है कि आधे सोर्स तो हमारे वही रिपोर्टर्स ही हैं। वो कहते हैं यार हमारे यहाँ नहीं चलेगा, आप देख लीजिए, तो कुछ चीज़ें इधर फॉरवर्ड कर दी, इससे समझ में आता है कि उनके यहाँ क्या नहीं चलेगा, स्थिति क्या है। स्थिति क्या है। दूसरी बात, ये तो प्रोटेस्ट की बात है, इससे पहले भी सर कि जैसे दिल्ली इलेक्शन था या इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने खुद वो चैट पढ़ी है उन साथियों की कि उसमें दिल्ली चुनाव में उनको बाकायदा सवाल भेजे जाते थे कि आपको क्या पूछना है ना। या फिर इलेक्शन कमीशन की बात होगी, इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसको सवाल भेजे गए थे कि आपको क्या पूछना है। जैसे मैं 10 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकूँ। मैंने तमाम जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं उनको व्हाट्सएप किया, वो मुझे बोले थे आप उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए। वो चैट मेरे पास आज भी है, लेकिन मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका नहीं मिला। और मैं दिल्ली में 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आकांक्षा, आपके दोस्त बताते हैं खबरें नहीं चलती? एक तो हमारे सामने पॉलिटिक्स के गीतांजलि उनके साथ ही हुआ कि वो बोल रही थी कि आप ऐसे क्योटिक ना करें चीज़ों को, बट जब उन्होंने ये बोला, ऑन कैमरा था, सब हैकलिंग करना स्टार्ट की, गोदी मीडिया से है। फिर हमारे साथी वसंत जी ने जाया, उनको फिर लेके आए कि नहीं, ये गोदी मीडिया से नहीं है। वैसे और एक साथी वो बचा रहे थे, और किसी को जब उनके ऊपर और किसी कोई एक बोल रहे थे, तभी उनको बोले कि तुम भी गोदी मीडिया से हो और तुम दोनों ही गोदी मीडिया से हो। नहीं, हमारी बात थी जो खबरें जो पत्रकारों को करने से रोकी जाती हैं उनके संस्थानों द्वारा। समर्थ, मेरा भी गोदी मीडिया और इस पे जिस तरह से लोग भड़क रहे हैं उस पर 2-4 थॉट्स हैं। तो एक तो जिस पिछले 12 साल में जिस तरह से मीडिया ने, मतलब जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, जितनी नफरत इन्होंने फैलाई है, उनके लिए जो रिपोर्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज आज सफ़र कर रहे हैं, और एंकर्स आर 100% टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, कि आप पब्लिक में जा रहे हैं, आप रिपोर्टर अपना काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पब्लिक है, ठीक है, आपको उनसे बात नहीं करनी, आपको उनको अपनी स्पेस में नहीं रखना, बॉयकॉट करना है, आप कीजिए। हिंसा करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो रिपोर्टर है, वो ग्राउंड पे अपना काम करने आए हैं। ऐसे ही मैंने कल एक जी न्यूज़ के एक एंकर को देखा, उनको ये जो जनपद की मार्केट है वहाँ काफ़ी हैकल करते हुए वो किसी तरह निकल आए, उनको काफ़ी हैकल कर रहे थे। बट मैंने ट्राइड टॉकिंग टू हिम कि भैया आपके एंकर जो हैं उनकी वजह से आपको भी झेलना पड़ रहा है। वो कह रहे नहीं, हमारी एंकर की गलती नहीं है, ये बच्चे इनको समझ नहीं आता। तो ये जो एक माइंडसेट है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, हमको सब पता है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि मीडिया के खिलाफ कितना डिस्ट्रस्ट है। हम कहीं भी जाते हैं, पूरे आंदोलन ने इसको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इसको एक्सपोज किया है कि मीडिया के लिए मीडिया का ट्रस्ट लेवल बहुत नीचे चला गया है, और इतने बड़े पैमाने पर, और ये बार बार हो रहा है। आप देखिए कि किसानों के आंदोलन के दौरान भी मीडिया को इस चीज़ से जूझना पड़ा, इसके अभी इसमें आपने देखा, और छोटे मोटे तमाम मौके आ रहे हैं बार बार जब इस तरह। और ये डिस्ट्रस्ट को अगर वो केवल ये जैसे ये इग्नोरेंस के अलावा और क्या है, ये साफ साफ इतना ब्लेटेंट इग्नोरेंस है कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों को खूब समझ आ रहा है, वो बच्चे बिना किसी लीडर के वहाँ पे बैठ के पूरे भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उनको खूब समझ में आ रहा है। ये सही चीज़ बता रहा है समर्थ। ये जिस दिन पहले दिन दीपके यूएसए और सीधे जंतर मंतर आए, उस दिन वहाँ कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, ना कोई मंच था, ना ऐसे वॉलंटियर से कुछ नहीं था। तो जब दीपके आए तो भीड़, जो वहाँ लोग आए थे, जो क्राउड था, वो दीपके को देखना चाहता था, उसको सुनना चाहता था कि दीपके कौन है, कैसा है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो सब लोग
क्राउड कम था, पूरा जंतर मंतर नहीं भरा था, लेकिन जहाँ दीपके थे वहाँ सब लोग आगे बढ़ रहे थे। तो हुआ ये कि दीपके दीवार की तरफ दबने लगे, तो बाकी सारे बहुत सारे लोग वहीं वॉलंटियर तुरंत बने, उनको एक ह्यूमन चेन बनाया और वहाँ से निकाल के ले जाने लगे। अब जब निकाल के ले जाने लगे तो थोड़ा सा क्योटिक हो गया, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, वापस आंदोलन हो रहा है क्या। इस चक्कर में वो पूरा जंतर मंतर को ऐसे घुमाते रहे वो लोग, दीपके को थोड़ा सा एक बार बाहर भी लाए बैरिकेटिंग के, कि थोड़ा सा ब्रीद मिल जाए। बहुत उस दिन गर्मी भी बहुत थी, और तो जेट लैग भी होगा। वो आ रहा है अमेरिका से 18 इतनी लंबी यात्रा तो उस दिन हुआ क्या कि एक रिपोर्टर है, वो मुझसे मिला था पहले, तो बोल रहा था कि यार आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, मैं इंस्पायर होता हूँ। तो उसको मैंने देखा कि वो बता रहा है कि ये देखिए ये लोग यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ बदतमीजी शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ और इस तरह से यहाँ पर ये लोग हंगामा करने लगे हैं। तो वो उसको इस तरह से दिखा रहा है। तो जब उसने ख़त्म की पीटीसी तो मैं खड़ा था, मैं वो आया, मैंने कहा यार क्या फ़ायदा इंस्पायर होने से अगर यही दिखाना है तो। मैंने उससे ये कहा मत कि बोला कर उसे, हमको ये मत बोला मैंने कर। कहा भाई पहली बात तो एक बात बताओ, तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये हंगामा कर रहे हैं, देखो ख़त्म भी हो गया। एग्जैक्टली यही हुआ। कह रहा नहीं मैंने खुद देखा हंगामा हो रहा था, आपने नहीं देखा होगा। तो मैंने कहा अरे भाई ये अभी कह रहा था मैं आप लोगों से इंस्पायर होता हूँ ये इंस्पिरेशन ले रहा है हमसे। तो तो ना ही हो बट वो हाँ बट वो जो कह रहे थे समर्थ की एरोगेंस जो है कि नहीं हम बताएंगे, आपको नहीं समझ में आता, आप नहीं देख पा रहे हो। खासकर सारे टीवी एंकरों के अंदर ये बहुत भयानक ग्रंथि है कि हम सब जानते हैं। तो आई जस्ट कंप्लीट माई पॉइंट्स। तो दो चीज़ मैंने कही कि एक तो जो रिपोर्टर्स आज गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर्स आज सफ़र कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो एंकर्स की वजह से है। और दूसरा कि 12 साल में जिस तरह से मीडिया ने बर्ताव करा है, लेगेसी मीडिया ने, उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रस्ट हो गया है। हमें भी कहीं पे ग्राउंड पे जाना पड़ता है। जंतर मंतर में तो एटलीस्ट हमें लोग पहचानते हैं, हमारा काम जानते हैं, लेकिन बाहर कहीं भी जाएँ तो हमें उनको पहले मनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम जो आप कहेंगे वो सही दिखाएंगे, उसको एडिट करके कुछ और नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज़, अब ये तो गोदी मीडिया का होगा कि मीडिया ने क्या करा है। अब जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, वहाँ पे चीज़ें अब इतनी क्योटिक हो चुकी हैं, डिस्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि आप कोई भी क्रिटिकल चीज़ बोल रहे हैं, कोई क्रिटिकल सवाल कर रहे हैं, तो आपको गोदी मीडिया, 4 लोग गोदी मीडिया बोल देंगे, आप वहाँ पे फिर रिस्क पे आ गए। तो दैट एंड पब्लिक को ये अवेयरनेस किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। में से आइडेंटिफाई कर लें, उनको नहीं समझ में आ रहा, जरूरी नहीं कि हर आदमी न्यूज़ लॉन्ड्री ये भी लाल है, एनडीटीवी का भी लाल है। तो पब्लिक नीड्स टू, पब्लिक को अपना अवेयरनेस बढ़ा के रखनी चाहिए कि भाई ये मीडिया सही दिखाती है, ये नहीं दिखाती। आप ये नहीं हो सकता कि कोई आपसे क्रिटिकल सवाल कर रहा है, आपके खिलाफ अगर कुछ बोल रहा है तो वो गोदी मीडिया हो गया। उस तरह से नहीं चलना चाहिए। दूसरा, अगर आपको गोदी मीडिया नहीं पसंद है तो आप बॉयकॉट करिए। आपके घर पे जो देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, आप उनको बोलिए कि मत देखिए। और इंडिपेंडेंट मीडिया को, यहाँ पे मैं प्लग इन करूँगा न्यूज़ लॉन्ड्री का, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम इंडिपेंडेंट चैनल जो अपना मेहनत करके रिपोर्टिंग करते हैं, उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये जो कह रहे हम ये बात कर रहे हैं ना कि कोई किसी के साथ भी ये हो सकता है। मेरे साथ भी इसी प्रोटेस्ट में हुआ कि मैं किसी से बात कर रहा था तो 2-3 लोग आए, वो सुन रहे थे, फिर बोले कि आप लोग बहुत धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसे ही बात करते हैं और कैसे बात करते हैं? नहीं, आप तेज़ बोलो, अगर आप सच बोल रहे हो तो थोड़ा लाउड बोलो। मैंने कहा नहीं, जैसे चैनल वाले बोलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं ये आपसे भी बात कर लेंगे, लेकिन आप बात करोगे तब, आप ऐसे बोलोगे तो बात नहीं करेंगे। तो ऐसे 3-4 लोग और आ गए, कह रहे अरे आप बोल ही नहीं रहे हो तेज, आप गोदी मीडिया हो क्या? तो फिर 4-5 लोग आए, हाँ गोदी मीडिया हो क्या आप? तो फिर इधर से कुछ लोग आ गए, कह रहे नहीं ये न्यूज़ लॉन्ड्री वाले हैं, ऐसे किसी के बारे में कुछ भी मत बोला करो, सुना करो क्या बात कर रहे हैं। तो वो जब चिल्ला रहे थे तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, कब से कह रहे हो गोदी मीडिया, टीवी, ये सब तुम भी तो वैसी ही बातचीत कर रहे हो, टीवी ज़्यादा देखते हो क्या? जब मैं कह रहा हूँ कि हम बातचीत कर रहे हैं तो ये आवाज़ ऊंची करके डिबेट वाले लहजे में क्यों बोल रहे हो, इतना क्यों कंज्यूम कर रहे हो टीवी, और फिर आके हमसे कह रहे हो कि ये गोदी मीडिया, वो गोदी मीडिया। तो जैसा कि समर्थ ने बोला कि पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा कि क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ इस बात पे आप जज नहीं कर सकते किसका सवाल कैसा है। हो सकता है आपको कभी सवाल बुरा भी लगे, पत्रकार का काम है वो हर तरह के सवाल लेगा, सिर्फ आपके बारे में मीठी मीठी बात नहीं करेगा, क्रिटिकल सवाल भी करेगा। तो आपको सवाल ना पसंद आए इसलिए किसी को गोदी मीडिया कहना, इसके लिए तो अवेयरनेस होनी चाहिए। आकांक्षा, आपको कहीं इस तरह के हॉस्टाइल सिचुएशन का सामना करना पड़ा इस आंदोलन के दौरान? एक जगह कल हुआ था, जब मैं ग्रुप ऑफ लोग बैठे थे लोग, मैं गई माइक लेके, न्यूज़ लॉन्ड्री का ही माइक था,
अचानक वो बोले Of कि वो लोग बोले कि नहीं हम लोग मीडिया से बात नहीं करेंगे, आप यहाँ से हटिए। मैंने कहा मैं क्यों हटूँ? फिर वो पूरा चिल्लाने लगे। तो और भी 2-3 फीमेल रिपोर्टर्स थे, बट बहुत ही थोड़ा सा अनसेफ फील हुआ कि भाई तुम अचानक ऐसे चिल्लाने लगे कि तुम यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। कोई कुछ नहीं बोल रहा उन्हें, वहीं पे पुलिस वाले थे, वहाँ के कुछ वॉलंटियर्स भी थे, बट कोई कुछ नहीं बोला। अचानक उन्होंने कहा कि आप हटो हटो। तो वो सिचुएशन कभी कभी थोड़ा सा अनसेफ फील करवाता है। बाकी ठीक बात। आप लोगों के साथ बसंत और अवधेश इस आंदोलन के दौरान कोई हॉस्टाइल सिचुएशन? हाँ, इस आंदोलन के समय 2-3 बार हुआ। अभी सत्येंद्र और मैं थे, हमारे साथी सत्येंद्र। तो हम लोग थे, तो हम गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो सत्येंद्र जैसे माइक लेके नीचे उतरे तो उसको जो है हुटिंग करने लगे, गोदी मीडिया है क्या। तो सत्येंद्र ने बोला पढ़ देखते भी हो इसे, जो माइक है हमारे हाथ में। तो उसने कहा नहीं, लग तो ऐसी रहा देखने में गोदी मीडिया है। तो ऐसा हुआ जो। और फिर इधर जैसे मैं था अभी कल परसों रात को उधर, तो वहाँ भी 2-3 लोगों ने तो गोदी मीडिया लग रहा है, गोदी मीडिया हो क्या, सब कुछ बात कर सकते हैं क्या? तो ऐसे कई बार हुआ है ऐसा। अच्छा, ये बड़ा खतरा है। एक आदमी गोदी कह दिया किसी ने और फिर वहाँ पर पूरी भीड़ आ जाती है गोदी कह के, और वो फिर बड़ा रिस्की हो गया। यहाँ पर इस आंदोलन में खासकर मैंने देखा है कि तुरंत ही हॉस्टाइलिटी बहुत एस्केलेट कर जाती है। किसान आंदोलन में भी ऐसा था। मतलब किसी को भी मार दे रहे थे। उतना नहीं हुआ इस आंदोलन में। तो काफ़ी प्रशंसक हमारे मिले जो हम लोगों के काम को बहुत तारीफ़ करते हैं। वो लोग ढूंढ के कि अच्छा आपको देखा हुआ है, कार्ड पे नाम पढ़ के, अच्छा बसंत हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री बहुत अच्छा काम करता है। एक कल शाम को मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे से इधर आ रहा था संसद मार्ग की तरफ, तो 2-3 लड़के खड़े थे। एक ने बोला गोदी मीडिया, मैंने बोला अरे पढ़ा करो। पर वो 2-3 थे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस, मैं भी, हम 2-3 दोस्त थे, तो वो था कि ये मारेंगे नहीं क्योंकि ये 3 हैं, हम भी 3 हैं। तो मतलब इस आंदोलन का बेसिक यही है, इट्स नॉट सिर्फ हमें है, कोई भी अगर रिपोर्टर जा रहा है, पत्रकार जा रहा है, तो उससे पहला उनका वो इसी डाउट से ही देख रहे हैं कि क्या आप गोदी मीडिया हो, जो कि बड़ी शर्मनाक स्थिति, बहुत दुखद स्थिति भी है। आंदोलन में सर बैनर लगाया हुआ था। हाँ, वहाँ पे तो गोदी मीडिया और के फोटो लगाए। वहाँ तो हमारा एक वो लगाया था जिस मीडिया से बात, उसमें तो न्यूज़ लॉन्ड्री का उन्होंने नाम ही लिख रखा था कि इनसे बात कर। हाँ, तो बसंत आप अपनी बात कंप्लीट। मैं वही कह रहा था कि कल एक बड़ा सुंदर सा दृश्य दिखा गोदी मीडिया का। हमको एक ही बार बोला, बाकी वहाँ हमारे जानने वाले, न्यूज़ लॉन्ड्री को फॉलो करने वाले, न्यूज़ लॉन्ड्री को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक कल आदमी था, वो गोद में होंगे 40 साल के, गोद में एक बड़ा टेडी बियर लिए थे जो शायद डॉग था, और उस पर मीडिया का एक माला पहनाए थे ऐसे वार टाइप का, और वो लिखा हुआ था कागज पे मीडिया। मैंने कहा ये क्या लेके घूम रहे हैं, और फिर उसको गोद में लेके उल्लू कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या है, तो कह कि मेरे को थोड़ा बताइए क्या है। कह रहे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ ये गोद में है क्या मीडिया। मैंने कहा अच्छा, तो क्रिएटिव तरीके आपको, मतलब मेरा ये कहना है कि आपको किसी का विरोध दर्ज करना है, बात न मत करिए। कांग्रेस की तरह कांग्रेस ने लिस्ट निकाला कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे जाके कमलनाथ नविका कुमार को इंटरव्यू दे रहे थे। तो कांग्रेस ने ये कहा कि हम बात नहीं करें, लेकिन वो इंटरव्यू दे रहे थे। आपको कोई नहीं पसंद आ रहा, मत बात करिए, उनको स्पेस मत दीजिए। लेकिन मारना, वो रिपोर्टर है, वो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे खड़े हुए काम कर चैनल रहे हैं। पे दिख रहा है उसमें उसका कोई भूमिका भी नहीं है। जैसे कि पोस्टर है, तो वहाँ पे था, तो मैंने देखा, इस पे लिखा कि बिक गया मोदी, बिक गई मीडिया, उतर रहा भारत, सफलता की सीढ़ियाँ। सफलता की सीढ़ियाँ उतर रहा भारत, ऐसे करके। मारिए मत, काम करने दीजिए। बिल्कुल ठीक बात। तो काफ़ी बातचीत हो गई है हमारी, और हम ख़त्म करने से पहले रिकमेंडेशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जेनजी ने एक आंदोलन किया है, जिस तरह से उसके बारे में एक छवि है कि वो एक अस्त व्यस्त टाइप उसकी अपनी लाइफस्टाइल है, तो उसका आंदोलन भी थोड़ा अस्त व्यस्त से दिखेगा। लेकिन इस आंदोलन में ने बहुत सारे इसके पॉजिटिव जो उजले पक्ष हैं वो हैं। जैसे कि इसने कंपैशन क्या होता है उसको दिखाया है। तमाम दृश्य नज़र आएंगे, आप कहीं पे ये नहीं देखेंगे कि जानवरों के साथ बदसलूकी हो। सड़क के कुत्तों को भी अपने साथ बिठा के वो उसी तरह से करते हुए नज़र आएंगे। लोगों की हेल्प करना, और साथ में
जो आंदोलन, जो मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिक आंदोलन होता है कैसे, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करने लगे, समाज जिसमें अपनी हिस्सेदारी करने लगे, वो इस आंदोलन ने दिखाया, जो कि बहुत लंबे समय में मुझे नहीं याद आ रहा है कि कहीं किसी आंदोलन में इस तरह से लोग अपनी हिस्सेदारी कर रहे हों, लोग खाना लेके किसी जिस रूप में कर सकते हैं, यहाँ रह के नहीं, यहाँ के लोग थोड़ा देर से जगे, देर से जब उनको एहसास हुआ है, जब हुआ तो आए। आप देखें कि कहाँ देश से विदेश से लोग कुछ नहीं कर सकते तो लोगों के लिए खाना पानी ही भेज सकते हैं, वही कर रहे हैं। ये इस पूरे आंदोलन के सबसे पॉजिटिव चीज़ें हैं। क्या हासिल होगा नहीं हासिल होगा किसी भी आंदोलन का, वो बहुत बाद में तय होता है। इतिहास जब बाद में कोई लिखेगा तब किसी आंदोलन के सफलता पे बहुत डिटेल में समाजशास्त्री और वो लोग डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल इसने कई सारी चीज़ें दिखाई हैं, एक रास्ता दिखाया है कि आंदोलन हो सकते हैं और बहुत बिना संसाधन के भी आंदोलन हो सकते हैं। तो ये हमारी आज की चर्चा थी। अब हम रिकमेंडेशन पूरा करेंगे। सबसे पहले बसंत, आपका रिकमेंडेशन। जी मेरा 2 रिकमेंडेशन है, 3 है बेसिकली। एक तो हमारे यहाँ 2 रिपोर्ट आई है। एक है इंदुलेखा अरविंद की, जो ये पूरे प्रोटेस्ट के कारण शायद मीडिया तक, मतलब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाई। आपको याद है प्रधान बजट पास हुआ था तो इंटर्नशिप योजना शुरू हुई थी और उसको इतना मार्केटिंग किया गया था। बिल्कुल, तभी हमें लगा था कि पिछले बजट में ना, हाँ, पिछले बजट में ये फ्लॉप होगा। और अब जो डेटा आया है उसको वो बता रहा है कि ये योजना, ये जो था वो फ्लॉप ही हुआ। ज़्यादातर पैसे इवेंट पर खर्च हुए, ज़्यादातर पैसे खर्च ही नहीं हुए। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। न्यूज़ लॉन्ड्री इंग्लिश की हमारी वेबसाइट पे है, इंदुलेखा अरविंद का। और दूसरा, न्यूज़ लॉन्ड्री पे एक बहुत शानदार रिपोर्ट आई है, ज़्यादा लोग शायद आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो। ONGC ने लास्ट कुछ समय में, लास्ट 10 सालों में 668 करोड़ रुपए का जो CSR फंड है वो RSS से जुड़े संस्थानों को दिया है। और ये सिर्फ ONGC का है, तमाम जो हमारे नवरत्न हैं वो दे रहे हैं। ये बात लंबे समय से आ रही है, लेकिन ये पहली बार एक रिपोर्ट आई है पब्लिक में कि 668 करोड़ लास्ट 10 ईयर में 20 संघ लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है पैसा। तो इस 2 रिपोर्ट को आप ज़रूर पढ़िए, हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट पर है। और तीसरा, जब आंदोलन की बात हो रही है तो RTI का जो आंदोलन हुआ था उस पर किताब भी अरुणा राय की, RTI कैसे आई, हिंदी में है। और उसका गाना जो शंकर जी का है, जो एक आम राजस्थानी गांव के रहने वाले थे, और अरुणा राय और निखिल डे का साथ मिला और एक आंदोलन हुआ RTI को लेकर, जिसका हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं। तो वो किताब भी पढ़ सकते हैं, उस गाने को ज़रूर सुनिए। राजस्थान के गांव के लोगों ने वो गाने को बनाया था। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। अवधेश, आप क्या रिकमेंड करेंगे? सर, हाल ही में एक फ़िल्म देखी है, सतलुज। हाँ, तो वो फिल्म देखी जानी चाहिए। वो मैंने देखी है तो मुझे अच्छी लगी। मेरा रिकमेंडेशन भी हमारे ही न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्ट से है। हमारे साथी हैं प्रतीक गोयल। इस CJP के शोर शराबा में ये रिपोर्ट मैं चाहता हूँ ये रिपोर्ट भी आप तक पहुँचे। जितना हम CJP और ये आंदोलनों को देख रहे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम चर्चा में बातचीत कर रहे थे, सर ने भी बताया कि कैसे यहाँ पर PR किया जा रहा है जो आंदोलन में छात्र हैं उसके निगेटिव, उसके अपोजिट साइड के लिए, कि सरकार कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रही है, एजुकेशन पे कैसे काम कर रही है। तो ये चीज़ हर इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड से लेके हर जगह पर कैसे ये मूव हुआ, और उसका नतीजा भी हमारे सामने कई फिल्में आई जिन्होंने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके पीछे वो पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है, कौन लोग हैं, कैसे हैं। तो ये 3 पार्ट की हमारे साथी प्रतीक गोयल की इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ है बॉलीवुड पर, कि कैसे दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एक इंडस्ट्री बॉलीवुड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, वो अब एक आज्ञाकारी इंडस्ट्री में बदल गया है और राजनीतिक आज्ञाकारी बन गया है। तो ये पूरी सीरीज़ है, 3 स्टोरी है इसमें, इसको ज़रूर देखें। समर्थ। मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। उमर खालिद की फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़ करके किताब आई है। उसमें आई हैव ओनली रेड हाफ ऑफ इट, मेरे पूरी अभी पढ़नी है, लेकिन ही हैज़ टॉक्ड अबाउट जो सिंहभूम के ट्राइबल्स हैं वहाँ पे किस तरह से 1800 से लेके लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस उनसे डील किया गया, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जमाया एक तरह से। तो उमर खालिद का इस प्रोटेस्ट में कई बार जिक्र हुआ है और एक तरह से डिस्टेंस भी करा है CJP लीडरशिप ने, लेकिन लोग समझते भी हैं कि उमर खालिद अभी भी 6 साल से जेल में हैं, दिल्ली राइट्स के केसेस में उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो
आप जो मीडिया ने जिस तरह से उमर खालिद को पेंट करा हुआ है, और जो एक वो स्कॉलरली माइंड है जो अपनी पीएचडी थीसिस एक किताब में पब्लिश करी है, तो आप उसको पढ़िए, आप खुद अपना ओपिनियन बनाइए कि वो किस तरह के इंसान है. सो दैट्स द बुक आई विल रिकमेंड. आकांक्षा? मैं भी एक बुक ही रिकमेंड करूँगी, हाल ही में मैंने पढ़ा है, द आदिवासी विल नॉट डांस. वो बेसिकली नॉर्थ मतलब ईस्टर्न रीजन से जो लोग आते हैं उनके फूड हैबिट बहुत डिफरेंट होता है, और उनके ऊपर जो ब्लैक कैश होती है कि मतलब जैसे कि हम लोग दाल में मच्छी का जो सर होता है वो डाल के खाते हैं, तो वो सब चीज़ों को क्या मूढ़ी घंटो? नहीं, मुड़ी घंटा वो सब चीज़ों को जैसे सब कोई इतना ब्लैक कैश करता है कि ये क्या कॉम्बिनेशन है. तो ये किताब उसी के ऊपर है कि जो जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल से आते हैं उनका फूड हैबिट इसलिए क्यों है, क्यों वो लोग ऐसे खाते हैं, इसके ऊपर है. इट्स अ वेरी गुड बुक. किसने लिखा है? ये हंसदा शेखर. तो बहुत बढ़िया बढ़िया रिकमेंडेशन आ गई. मैं तो बस छोटा सा एक रिकमेंडेशन कर देता हूँ. जो न्यूज़ लॉन्ड्री की तमाम रिपोर्ट्स हैं जेनजी आंदोलन पे, इन तमाम हमारे साथियों की, वो देखें आप. यूट्यूब पर भी हैं, टेक्स्ट में भी हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे, जिसमें आपको राहत लगे, आराम लगे, वो कंज्यूम करें आप. और एक किताब है साथ में, अभी हाल फिलहाल में आई, अरुंधति राय का मेमोir है, मदर मेरी कम्स टू मी. तो उसका हिंदी वर्ज़न भी आने वाला है अब. मेरी माँ मेरी गैंगस्टर, इस नाम से उन्होंने हिंदी में किया है. बड़ी खूबसूरत जर्नी, यात्रा है पूरी. और अब इस किताब के बारे में कुछ भी अंदर से बताना, अंदर की बातें, वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो आपको मैं वो नहीं दूंगा कि इसमें अंदर क्या है. बस ये जानने कि अरुंधति राय की पूरी ज़िंदगी अब तक की, और उसमें उनकी माँ की जो पूरी भूमिका है, जो उनका कैरेक्टर है, वो उसके साथ साथ पैरेलल चलता है. तो बहुत ही, अब अरुंधति राय के बारे में इससे ज़्यादा कहने की अपनी वक्त नहीं है, हैसियत नहीं है, तो उस पर उनके लेखन, उनके उस पर कोई टिप्पणी किए भी ना. बहुत ही खूबसूरत किताब है, ये आप पढ़ें अगर आपकी दिलचस्पी है. और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन आप लोगों से एक अपील, शुरुआत में भी मैंने कहा, न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का साझा सब्सक्रिप्शन. अगर आप पत्रकारिता में, आज़ाद पत्रकारिता में, स्वतंत्र पत्रकारिता में यकीन रखते हैं, अगर आपको लगता है कि पत्रकारिता सरकारी, किसी भी तरह के सरकार के या किसी भी तरह के कॉरपोरेशंस के दबाव से, उनके पैसों के प्रभाव से, इन्फ्लुएंस से बची रहे, तो हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए. न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का साझा सब्सक्रिप्शन है. उससे हमारी पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी. ये तमाम रिपोर्टर्स जो अलग अलग जगहों से जाकर अलग अलग रिपोर्ट्स ला रहे हैं, इसके लिए हमें जो साधनों की ज़रूरत है, हमें जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके लिए आप न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के साझा सब्सक्रिप्शन लीजिए. और साथ में जो हमारे कानूनी पचड़े हैं, जो हमारी रिपोर्ट, हमारी जर्नलिज्म के कारण हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों द्वारा थोपे गए हैं, उससे भी लड़ने में हमारी मदद करेंगे. इस चर्चा में शामिल होने के लिए बसंत, अवधेश, आकांक्षा, अनमोल, समर्थ, बहुत बहुत शुक्रिया. आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है. न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है. हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते. न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें. न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें.